हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे हैं। बच्चों, ऑपरेशन रीनिट का तीसरा लेक्चर में आपका स्वागत है और इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नीट एग्जाम में, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चाहे कुछ भी हो जाए 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इवन 2026 में भी ये देखा जाए तो काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था और हर साल करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन पे बच्चों। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग फुल पैकेज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे बढ़िया तरीके से, पूरा ए टू जेड एवरी थिंग आपके यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड करने वाला है, जी मेंस का भी क्वेश्चन हम लोग करने वाला है, लेवल अप क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, न्यूमेरिकल वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे करेंगे, स्टेटमेंट सवाल करेंगे, असर्शन रीजनिंग, मैचिंग प्रॉब्लम, सारे टाइप का जो भी क्वेश्चंस आपके नीट में आने का पॉसिबिलिटी होता है, सारे के सारे पॉसिबिलिटी में यहाँ पे आपको लेके आऊंगा और लेके आया हूँ। ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर है पूरा का पूरा फुल पैकेज है, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी जो ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको उसमें मिलने वाला है, उसमें अपडेट्स भी मिलने वाला है। मेरे व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास तरीके से उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहता है, नोट्स मिलता है, डीपीपी मिलता है, उसका जो चिट शीट है, फॉर्मूला शीट, सारे चीज आपको वहीं पे मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग करंट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। करंट, व्हाट इज करंट? हर करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कुछ भी चीजें है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मींस चार्ज का फ्लो। करंट का मतलब फ्लो रेट को भी बोला जाता है, तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहाँ पे करंट दो टाइप का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा होता है आपके लिए, एक हो गया आपके लिए इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा हो गया आपके लिए एवरेज करंट। तो बच्चों यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो डी क्यू अपन डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे एवरेज करंट जो होगा वो बच्चों हो जाएगा ये वाला डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। दोनों के ही यूनिट जो होगा कूलम पर सेकंड होने वाला है, उसको हम लोग एम्पियर भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर बोलते हैं बच्चों। तो ये तो हम जान गए। सो यहाँ पे करंट होता है कि क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन हो गया, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम पे क्रॉस कर रहा है उसी को बोला जाता है करंट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्वांटिटी, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए आपके पास ऐसे एक पाइप है और इसका क्रॉस सेक्शन आपको इधर गिवन है, तो ये क्रॉस सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास करेगा उसी करंट पर यूनिट एरिया को बोला जाता है करंट डेंसिटी बच्चों। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया देखिए, आई डिवाइडेड बाई ए हो गया। लेकिन ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट का वेक्टर फॉर्म यहाँ पे इस करंट डेंसिटी से आता है, और ये जो वैल्यू है वो कैसे बन गया है, वेक्टर रिलेशन आपको देखना है, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए बन रहा है। तो ये जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ए कैसे वेक्टर? ए इज एरिया वेक्टर, सो इसीलिए एरिया वेक्टर तो होता ही है। अब इसको अगर डॉट प्रोडक्ट हटा के अपन लिखेंगे तो यह हो जाएगा जे ए कॉस थीटा, मींस जकास होने वाला है। तो यही चीज आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल तरीके से रखना ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कुछ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज आएगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी से जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं, या फिर हम इसको पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसा मान के या होल बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से। असलियत में वो होता नहीं है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड में ऐसा मूव करते हैं, ऐसे हम ऐसे सोचते हैं। तो वो वेलोसिटी जो होता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलता है। और अपन यहाँ पे समझते हैं कि कोई भी कंडक्टर है आपके पास, उस कंडक्टर को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हायर पोटेंशियल, यहाँ पे हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, ऑब्वियस बात है। तो जब यहाँ पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होगा तो इस डायरेक्शन पे आपको यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा सो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करना चालू कर देगा। इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेगा तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगा बच्चों। मींस पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन पे फ्लो करता है कांस्टेंट स्पीड, ये हम समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उसमें एक फोर्स लगने वाला है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ई। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये फोर्स हो गया, इसमें हम लोग एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं, हो गया एक्सीलरेशन। सो ये हो गया आपके लिए एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन के साथ अगर हम लोग टी मल्टीप्लाई कर दे, टी इज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब आप बोल सकते हैं ये कोलिजन जो होगा, जो सक्सेसिव कोलिजन है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बच्चों। तो यहाँ पे हो गया आपके लिए टाउ। सो वी डी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, वी डी का वैल्यू हो गया वी डी
ई टाउ डिवाइडेड बाई एम, ये आप समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा, माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। कभी भी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ डिवाइडेड बाई मास। ठीक है जी। अब मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी का डेफिनेशन सिंपल होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड कर देंगे देन आपके पास ये मिलने वाला है। सो ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। सो सिंपल बात है, ये कभी कभी आपको सवालों में पूछा जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन तो पूछते ही रहता है, जेई मेंस में भी पूछा हुआ है, काफी सारे पीवाईक्यू जेई मेंस का इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन, जिसको हम लोग सब लोग जानता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो n जो है वो होता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग A बोल रहे होते हैं, और VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बेटा। ठीक है जी, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। आप इस रिलेशन को बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम बोले कि मान लीजिए अगर मेरे पास ऐसे एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ऐसे एक सवाल है, वैसे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं या बैटरी आपने इस पे कनेक्ट कर लिया, तो करंट जो वो क्या होगा? ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या होगा, यहाँ से A1 हो गया, यहाँ पे A2 हो गया, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया को करंट सेम करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियस बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पूछूं बेटा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सो ऑब्वियस बात है इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि करंट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। सो ए इंटू वी जो है वो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया इंपॉर्टेंट है काफी, इसके ऊपर सवाल भी पूछा गया है, तो ये चीज दिमाग में रखना है बच्चों। सो आगे जाके देखते हैं, हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे ओम्स लॉ हो गया। सो ओम्स लॉ एक्चुअली में क्या होता है हम लोग जानते हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं। ओम्स लॉ का एक्चुअली दो होता है, एक होता है वेक्टर फॉर्म और दूसरा होता है ऐसे नॉर्मल जैसे ओम्स लॉ होता है। सो इसको अपन देखते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। जैसे आप जानते हो ऑब्वियसली आपके पास एक कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे करंट फ्लो होना चालू होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, करंट फ्लो करा। अब ये जो करंट फ्लो करेगा यहां से आई गया, अब इस करंट को रेजिस्ट करने के लिए इस वाले कंडक्टर के पास एक कैपेसिटी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे जितना पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। सो V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स, या फिर आप बोल सकते हैं दिस टू पॉइंट्स A एंड B, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। सो अपन लिख सकते हैं I इंटू आर। व्हाट इज R? R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का होता है और रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा, ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है किसी भी हालत में। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं जिसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, तो इधर से V लिख दूं, इधर से मैं I लिख दूं, तो इस कंडीशन पे आपको क्या बनने वाला है? सो यहाँ पे सिंपल बनेगा भी, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको देख सकते हैं, यहाँ पे करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो अच्छे तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो अगर यहाँ पे V और यहाँ पे I लिखते हैं, सो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस आपने बढ़ा दिया जिसके वजह से करंट का वैल्यू जो है वो बढ़ा, तो यहाँ पे एक स्लोप बन के आ रहा है जो ये थीटा होगा, ऑब्वियसली इसको tan थीटा बोला जा सकता है। सो दैट tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? I डिवाइडेड बाई मींस चेंज इन I डिवाइडेड बाई V, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/r। दैट मींस अगर I वर्सेस V रिलेशन हो रहा है, I वर्सेस V रिलेशन हो रहा है बच्चों, तो उस कंडीशन पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ये हो जाएगा आपके लिए स्लोप, और ये स्लोप हो जाएगा 1 रेडियस रेजिस्टेंस। दैट मींस यहां पे स्लोप बढ़ा मींस रेजिस्टेंस घटा, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टेंस, आपके दिमाग में रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे V है और यहाँ पे I है, अगर यहाँ पे V है और यहाँ पे I है, तो उस कंडीशन पे हम बोलेंगे स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर है, तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है कुछ कुछ चीजों पे। सबसे पहले उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस, देन इसका लेंथ क्या होगा, एंड देन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। ये चीजों पे समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं ये एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा।
लेंथ ऑफ द मटेरियल मींस यहाँ पे क्या होगा, उसका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, बिल्कुल सही बात। और एक इसमें है वो भी इसमें डिपेंड करता है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ही यहाँ पे है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन बढ़ता किसका है, रेजिस्टेंस बढ़ता किसका है, कंडक्टर का है, और सेमीकंडक्टर का घट जाता है। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था नीट में, पूछा ही गया था, नीट 20 या 19 में पूछा था ऐसे कुछ। सो यहाँ पे पूछा गया कि भाई कि टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट बोल के एक चीज होता है अल्फा, क्या हो गया यहाँ पे अल्फा जो है वो किसका होगा, पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आप बोल सकते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर का एंड इंसुलेटर का होता है, जो एनसीईआरटी में दिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा किसका, कंडक्टर का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बेटा घट जाता है। सो टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। मेरे भाइयों यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ जी सर। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है रेजिस्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा भी गया है नीट में। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ऑब्वियस बात है यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे रेजिस्टेंस V, यहाँ पे V को E पे पुट करने के बाद आपको जो रिलेशन आता है रेजिस्टिविटी का, एक रिलेशन है वो हो जाएगा m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर टाउ। सो ये हो गया आपके रिलैक्सेशन टाइम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर डेंसिटी हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, या टाउ जो है वो भी हो गया। तो ये सारे के सारे पूरा मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होता है, पर्टिकुलर मटेरियल पे वो क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है, दिमाग में रखना है। यहाँ पे पूरा चीजें मैंने लिखा हुआ है। रेजिस्टिविटी जो है वो ऑब्वियसली टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों, ठीक है जी। डायमेंशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ये दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ और भी यहाँ पे ऑपरेशन करूं और रेजिस्टेंस के बारे में और भी मैं जानने का कोशिश करूं, तो मेरे को काफी चीजें यहाँ पे जानने को मिलता है, और रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल भी पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ तक जो पार्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का हम कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है हमने अभी अभी देखा है, R इजिकल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो अगर आपके कंडक्टर है ये, इस कंडक्टर को आपने क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, इसमें लेंथ आपने घटा दिया, हो सकता है आधा आधा कर लिए, या फिर L1 यहाँ पे हो गया, ये L2 हो गया, तो उस कंडीशन पे देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, लेकिन आपने लेंथ को काट दिया है। जब आप लेंथ को काट देंगे तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इसका लेंथ घट जाएगा और एरिया जो है वो रिमेन सेम रहने वाला है। सो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी घट जाएगा, क्योंकि लेंथ आपने यहाँ पे घटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें कि हम इसको लेंथ को नहीं, हमने लेंथ को बढ़ा दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम चेंज कर सकते हैं, लेंथ को चेंज करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, नीचे है ये। सो या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर होगा इफ लेंथ केप्ट कांस्टेंट। अगर लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन पे हम ऐसे बोल सकते हैं। ये सीन आपके सामने बनने वाला है बच्चों। तो ये तो हमारे पास आ गया। अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ बढ़ जा रहा है, एरिया जो है वो घट रहा है बेटा, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। हाँ जी। तो सवाल यहाँ पे ऐसे बन के आता है कि कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि भाई अगर लेंथ हमने इंक्रीज करा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, ऑब्वियस बात है। तो इस कंडीशन पे उसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है, न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, या फिर उसमें परसेंटेज चेंज आपको पूछता है। तो ये सारे चीजें हम यहाँ पे करेंगे, इसके ऊपर सवाल भी है। प्रो ट्रिक्स में आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रेचिंग या ड्रॉइंग वाला अपन बात करें, स्ट्रेच करें इसको, तो उस कंडीशन पे क्या होगा आपको दिमाग में रखना है। स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहने वाला है, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम। इसको स्ट्रेच कीजिए भाई साहब, जितना वॉल्यूम था पहले अभी भी उतना ही वॉल्यूम रहने वाला है। तो इस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और या फिर आप सीधा बोल सकते हैं ये वाला हो जाएगा एस स्क्वायर। ये कहां से आया सर, देखिए R यहां पे हम लिख सकते हैं रो एल डिवाइडेड बाई ए, ऑब्वियस बात है। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो A इंटू एल हो जाएगा वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, ये वॉल्यूम है। अगर मैं ए को रिप्लेस करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एल होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। यहां पे पुट करें, एल ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू जो होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सर्कुलर होगा तो उस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं पाई R का स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे R टू द पावर 4। तो बच्चों ये जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बढ़िया तरीके से दिमाग में रखने का, सवाल आते ही
कूद जाने का। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा कूद जाने का, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि कैसे करना है कि नहीं करना है कि नहीं। चलो यहां पे आपको समझ में आ गया। लेकिन यहां पे एक और शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। अगर कभी आपको सवालों पे लेस देन 5% बोल रहा है कि जो लेंथ है उसको हमने लेस देन 5% चेंज करा, तो ये एरर वाला फॉर्मूले में चला जाएगा, जिसके लिए आप इसे समझ सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें एरर कॉन्सेप्ट में आपको याद तो इतना होगा ही बिल्कुल। सो आप यहां पे लिख सकते हैं चेंज इन आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, इसका पावर सामने आ जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई परसेंटेज लगाएंगे तो यहाँ पे 100% आप लगा देंगे, यहाँ पे भी 100% आप लगा देंगे बच्चों। तो दिस इज द परसेंटेज चेंज इन आर जब चेंज का वैल्यू फॉर स्मॉल चेंजेस दैट इज लेस देन 5 इन लेंथ बाय स्ट्रेचिंग। तो अब यहां पे डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल अपन एल हो जाएगा। इसके ऊपर सवाल भी मैंने लिया हुआ है, अब बढ़िया तरीके से इसको समझ भी सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों। तो ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है, इसके ऊपर सवाल है अपन करेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट, यहां पे देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी। जब अपन यहां पे बात करेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कंडक्टर का, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं कंडक्टर का बात कर लूं। सो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका टाउ का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल कम समय में ये टकराना चालू कर जाएगा। तो उस कंडीशन पे होगा क्या बेटा, आर का जो वैल्यू है वो रो एल डिवाइडेड बाई ए, और आपने इसका वैल्यू देखा हुआ है एम एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ। सो टाउ का वैल्यू बढ़ा, सॉरी टाउ का वैल्यू घटा, यहां पे अपन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं। सो टाउ का वैल्यू घटा, रेजिस्टिविटी बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। दैट मींस कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है बेटा। सेम तरीके से अगर मैं सेमीकंडक्टर का बात करूं, सेमीकंडक्टर का बात करूं बेटा, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ तो बढ़ता है जरूर, सॉरी टाउ तो यहां पे घट जाता है, ऑब्वियसली रैंडमनेस बढ़ जाएगा तो टाउ घट जाएगा, लेकिन यहां पे एन जो है वो बढ़ जाता है, और वो एन ऐसे बढ़ जाता है, वो डोमिनेट कर लेता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाउंड चार्जेस यहाँ पे होते हैं, और ये सारे बाउंड चार्ज यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि बाउंड चार्ज अगर एक्टिवेट हो गया तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो सेमीकंडक्टर के चक्कर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है मेरे भाइयों, ये दिमाग में आपको रखना है। कभी सवालों में पूछते हैं सेमीकंडक्टर में कि अगर सिलिकॉन है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और दूसरा प्लैटिनम है तो उस कंडीशन पे दोनों का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, या सर्किट बना देगा और उसको बोलेगा आपका करंट का वैल्यू क्या होने वाला है। तो सिंपल सिंपल बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का घट जाता है। तो सेमीकंडक्टर वाले में करंट क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस घट गया ना तो करंट बढ़ जाएगा, और प्लैटिनम वाले में करंट जो है वो घट जाने वाला है बच्चों। नेक्स्ट, अगर हम कोड फॉर्मूला दिखे तो इस कंडीशन पे हम समझ सकते हैं आर टी मींस एट टाइम, एट एनी टाइम टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में हमने अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, एट 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज आर नॉट। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे डेल्टा टी होता है, बट इस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं जो एक या ये टी तो वो 0 टेम्परेचर में होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर में, ऐसे आप बोल सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे रेजिस्टिविटी में भी यहाँ हालत होने वाला है, सेम सेम कहानी यहाँ पे बनेगा बच्चों, ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है। पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब बात यहाँ पे है बेटा कि अगर मैं कंडक्टर का बात करूं, सो ये होता है पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, दिमाग में रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये क्या हो जाएगा, आपको नीट में आया हुआ है, और निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, ये चीज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंसुलेटर के बारे में भी लिखा हुआ है बच्चों, ये दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी, इतना आपने समझ लिया, चलो आगे बढ़े इसको। हाँ जी चले, नेक्स्ट हमारे पास अगर दो टेम्परेचर में आपको दिया हुआ है तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे। सपोज T1 टेम्परेचर में आपको ये दिया हुआ है R1 एंड T2 टेम्परेचर में दिया हुआ है R2, तो उस कंडीशन पे कभी अल्फा पूछ लेता है, सो अल्फा का वैल्यू क्या होगा भाई, तो बताओ जरा। तो अल्फा का वैल्यू जो है वो आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्या करें, इसके ऊपर भी सवाल मैंने लिया हुआ है बेटा, देख लेंगे हम लोग, है ना। तो अल्फा का वैल्यू जो होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R0 इंटू T2 माइनस T1। ये आया कैसे, दोनों ही टेम्परेचर में आप यहाँ पे इसको लिख दो, ये हो गया आपके अल्फा T1 और T1 लिए हुए,
और R2 का जो वैल्यू होगा वो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 बच्चों। तो इससे ये माइनस कर दीजिए, फिर आपके पास यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो है वो आपको बन के आ जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप इस समझ सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R0 इंटू T2 माइनस T1 बेटा। अब यहाँ पे टेम्परेचर का बात करेंगे, अगर रेजिस्टिविटी है और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जो है वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन चलता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है बच्चों। तो ये आपके दिमाग में रखना है, ये चीज को, ये ग्राफ आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बनेगा ऐसे सर्किट बिल्डिंग, ये जिसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, यहाँ पे बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमारे पास दो टाइप का कॉम्बिनेशन मेनली होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन के बात करेंगे तो उस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक के बाद एक, ऐसे के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस वाले ये सारे के सारे किसी भी एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस सीरीज में आप ऐसे समझ सकते हैं करंट का जो वैल्यू है वो सेम होता है, बट वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे बोल सकते हैं ये डिफरेंस हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये नॉट सेम, इसे वेरिएबल आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसमें चेंज होने का चांसेस रहता है, मतलब चेंज ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक यहाँ पे मैं एक स्लाइड ले लेता हूं बेटा, ये दिखाओ। चलो, अब होता गया है कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने लिया हुआ है ऐसे टाइप का, ठीक है जी। ये हो गया आपके लिए V, यहाँ पे हो गया आपके लिए R1, यहाँ पे हो गया आपके लिए R2, यहाँ पे हो गया आपके लिए आपका R2। सो अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ पे जो करंट जाने वाला है वो बेटा सेम जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करें। चलो जी देखते हैं, ये कहानी आपको हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं I इंटू आर। तो इस कंडीशन पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। दैट मींस V1 जो है वो R1 के ऊपर डिपेंड करता है, V2 जो है वो R2 के ऊपर डिपेंड करता है, V3 जो है वो R3 के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। सो इस कंडीशन पे अपन लिख सकते हैं, सो V1 is to V2 is to V3 and that is equal to R1 is to R2 is to R3 मेरे भाई। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना ही रखना है, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करूं, n आइडेंटिकल है, मान लीजिए n आइडेंटिकल रजिस्टर्स है हमारे पास। सो n आइडेंटिकल अगर लिखूं मैं, सो n आइडेंटिकल में सिंपल बात है, आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो R डिवाइडेड बाई n, जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा था इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एग्जैक्टली वही सेम चीजें हैं। ये हो गया आपके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का कहानी है, आपके दिमाग में रखना ही रखना है। और ये इक्विवेलेंट जो होगा वो हर सबसे बड़ा जो है उससे भी बड़ा यहाँ पे होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप तो जानते ही है इसमें क्या कहानी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस ये पैरेलल में लिख दूं, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना जी। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इस वाले रेजिस्टर का एक एंड दूसरे वाले रेजिस्टर का एंड के साथ कनेक्टेड है, और ये लास्ट एंड इसके लास्ट के साथ, और वो सारे के सारे बैटरी के साथ कनेक्टेड होंगे। मींस जितना भी रेजिस्टेंसेस होंगे, जितना भी रेजिस्टर होगा, सबका एक पॉइंट के साथ सबका एक टर्मिनल कनेक्टेड होगा एंड दूसरे पॉइंट के साथ दूसरे टर्मिनल्स कनेक्टेड होंगे बच्चों। तो ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है, इसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। और यहां पे क्या होगा मेरे भाई, यहां पे आपको सिंपल बात करना है कि यहां पे करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां पे I1 जाएगा, यहां पे जाएगा मेरे भाई I2। यहां पे पोटेंशियल जो है दोनों में सेम होगा, लेकिन यहां पे I का वैल्यू जो है वो बदल जाएगा। सो I1 प्लस I2 यहाँ पे होने वाला है, V दोनों में सेम होगा क्योंकि टर्मिनल्स तो उतना ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। सो आपने यहाँ पे सिंपल देखा, ये टेंशन वाली तो बात है नहीं सर, लेकिन करंट का वैल्यू कैसे होगा, इस वाले को देखा जाए सो V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, और इसको देखा जाए सो V इक्वल टू I2 इंटू R2। मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हो I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्वियसली R1, दैट मींस I1 इज टू I2। अगर मैं देखूं तो वो मैं लिख सकता हूं 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2। यहाँ पे 2 है इसीलिए मैंने 2 लिखा हुआ है, 3 होता तो 3 लिखते हैं कि नहीं, 2 होता तो बड़ा इंपॉर्टेंट मजेदार बात होता है। ये दोनों को रेसिप्रोकल कर लीजिए, मींस ऐसे दोनों को उल्टा कर दीजिए, मींस I1 इज टू I2 इक्वल टू R2 इज टू R1। बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे आप दिमाग में रखिएगा, अगर 3-4 होता तो उस कंडीशन पे आप इसको समझ सकते हैं। पैरेलल कंडीशन पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और कहानी यहाँ पे बन के आता है जिसको हम लोग R इक्विवेलेंट का बात करते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितना भी होता है होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं बेटा कि यहां पे n आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल है, सो इस n आइडेंटिकल में क्या सीन बनेगा वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सो n आइडेंटिकल में हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई n। सॉरी एक मिनट, मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहां पे R डिवाइडेड बाई n लिख दिया ना बेटा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉरी मिस्टेक हो गया। ऐसे यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है बच्चों, ये दिमाग में आपको रखना है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये हो गया आपके लिए कहानी, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें हम यहाँ पे निकाल लिए इक्विवेलेंट सर्किट का, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो दोबारा उस पॉइंट पे जाते हैं। ये देखिए, सो हमने पैरेलल देख लिया, ये देख लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें भी, मान लीजिए आपके पास क्यूब है, जब क्यूब होता है तो उस कंडीशन पे थोड़ा सा कहानी आपको समझना पड़ेगा। क्यूब में बाकी तो सब आप निकाल ही सकते हैं, क्यूब में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे सिमेट्री बनता है। मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है और इस क्यूब के अगर दो एज के बीच में आपको बोला कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हैं ये वाला डायगोनल फेस डायगोनल के बीच का क्या होने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी डायगोनल के बीच का जो भी होगा वो कितना होने वाला है। सो फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज का क्या होगा, तो सिंपल मैं आपको बता दूं, इसका रिलेशन आपके दिमाग में रखना है, ई एफ बी है बेटा, दिमाग में इसको रखिएगा। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के इलेक्ट्रिक फॉर्मूला आपको बताना है, मींस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो सिंपल सिंपल बातें हैं, मैं आपको बता दूं, यहां पे चीजों को मैं समझाने के लिए यहां पे लेके आता हूं, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे देता हूं, ठीक है जी। आइए, सो इस कंडीशन पे क्या होगा, आपके पास ऐसे क्यूब है बेटा, क्या है आपके पास, ऐसे क्यूब है। सो इस क्यूब में आपने देखा कि यहाँ पे बॉडी डायगोनल निकालना है, एज डायगोनल निकालना है, सो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बोलते हैं। अगर आपको बैटरी इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे लगाते हैं तो ये एज हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, एज के लिए होगा। ये जो है यहाँ पे जो लाइन ऐसे बनाया हुआ है, इस सारे के सारे में आप बोल सकते हैं कि एक एक रेजिस्टेंसेस लगाया हुआ है, सब में इक्वल रेजिस्टेंस है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है जी भाई, हाँ जी सर। अगर मैं बोलूं इसके और इस वाले में लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा आपके लिए फेस डायगोनल बेटा, इसके लिए हो जाएगा फेस डायगोनल, ये हो गया आपके लिए एज के लिए। और फिर ये वाला टर्मिनल के साथ ये वाला टर्मिनल का कनेक्टेड होता है, सो ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो ऐसे टाइप में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो आप कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, ई फॉर एज, एफ फॉर फेस डायगोनल, फॉर बॉडी डायगोनल। सिंपल सिंपल बातें, थोड़ा सा डांस स्टेप याद करते हैं। सो यहां पे लिखिए, लिखना मेरे इस तरफ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और बाकी तो यहाँ पे आर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर आर आर, क्या लगाएंगे, आर आर आर, ट्रिपल आर। समझ में आ गया। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। भाई साहब मजा आ गया। तो ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। अगर एज डायगोनल के हो जाए तो उस कंडीशन, एज के अबाउट हो जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया फेस डायगोनल के लिए और ये हो गया फिर बॉडी डायगोनल के। बढ़िया तरीके से इस चीज को समझना पड़ेगा बच्चों। तो ये तो हो गया आपके लिए कहानी। नेक्स्ट अपन पहुंचते हैं इसमें, हमारे पास दो लॉ होते हैं। दो लॉ हमारे पास क्या क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका, चलो इसको तो आया ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। एनीवे, सो लॉ हमारे पास होता है दो लॉ, एक हो गया आपके लिए कैसीएल और दूसरा हो गया आपके लिए केवीएल, जिसको हम लोग लूप लॉ कहते हैं और इसको अपन जंक्शन लॉ भी कहते हैं बेटा। जंक्शन लॉ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम केसीएल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चों। सो किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ, ये कहते हैं कि जितना करंट यहाँ पे एंटर करेगा उतना करंट बाहर चला जाएगा, ये इसे कहते हैं किसी भी जंक्शन पे। और ये कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन भी होने वाला है। सो ये जो कहानी है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित है। जितना करंट एंटर करेगा, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग बेटा, ये सेम होने वाला है, ये दिमाग में रखिएगा। सो इसका मतलब यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, सो दिस इज आई इज इक्वल टू, ये दोनों बाहर जा रहे हैं, सो I1 प्लस I2। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, हाँ जी सर। तो ये आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर आधारित है। और दूसरा आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो कहानी है ये जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट बाहर भी जाने वाला है। ठीक है जी। कभी कभी जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन आपको वोल्टेज पूछता है, ये जंक्शन वोल्टेज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसको नोडल एनालिसिस कहते हैं। अगर नोडल एनालिसिस के ऊपर वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट्स बना के मैं आपके पास भेज दूंगा। तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए अगर नोडल एनालिसिस या जंक्शन लॉ के ऊपर और भी मजेदार ट्रिक आप चाहते हैं, वो सारे ट्रिक हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप बढ़िया तरीके से इसको समझ लीजिएगा बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ो। सर केवीएल क्या होता है, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मींस वोल्टेज लॉ के ऊपर आधारित है ये।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए V है, यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पे इस पूरा का पूरा लूप में, पूरा का पूरा लूप में हम ऐसे बोल सकते हैं टोटल समेशन ऑफ नेट पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इसका सेल का जो ईएमएफ, इन सब का समेशन इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में V इज इक्वल टू जीरो इस पूरा का पूरा लूप में, और ये वो लॉ है जो बताता है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे फोर्स जो इलेक्ट्रिक का है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या बोलेंगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन जो होता है क्लोज लूप इज जीरो। यहाँ हम 11th में पढ़े हुए मेरे भाई। तो अगर ये 11th में हमने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या काम है जी, ये देखिए वर्क डन, एक्चुअली पोटेंशियल जो है वो वर्क डन ही तो है, पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, वर्क डन ही तो है। हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये वर्क डन के बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए केसीएल। और एक चीज और यहाँ पे केवीएल, एक चीज दिमाग में, ये जो लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आधारित है। ये कंजर्वेशन मींस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केसीएल जो है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए C मींस, अब यहाँ पे देख लीजिए ये चार्ज है, C चार्ज, V आप वर्क लिख सकते हैं या एनर्जी लिख सकते हैं। भाई समझ में आया? हाँ जी सर, आगे बढ़े। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में बात करेंगे। सेल क्या होता है ये तो आप जानते ही है ना, बैटरी को सेल कहा जाता है। और यहाँ पे सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, सेल का चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सेल जो होता है उसका एक ईएमएफ होता है, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ईएमएफ जो होता है वो होता है किसी भी बैटरी है, उन दोनों उस बैटरी का दो टर्मिनल होते हैं, उन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज जीरो। जब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओपन सर्किट होगा तो उस कंडीशन पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ठीक है जी। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स इन अ क्लोज सर्किट, मींस जब क्लोज सर्किट होगा उस कंडीशन पे जो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या बात होता है कि सेल जो है वो दो तरीके से काम करता है। कभी कभी आपने सुना होगा बैटरी खत्म हो गया इसको चार्ज कीजिए, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, जिस मोबाइल पे आप अभी देख रहे होते, जिसमें अभी देख रहे होते, तो ये बैटरी अगर खत्म हो जाता है क्या करते हैं आप, प्लग इन करते हैं कि नहीं करते, चार्जिंग में लगा देते कि नहीं लगा देते। तो जब ये चार्जिंग खत्म हो जाता है तो वो डिस्चार्ज होता है, और चार्जिंग जब चार्ज रहता है तो उस कंडीशन पे वो डिस्चार्ज हो जाता है आपका जो मोबाइल का बैटरी, और चार्ज खत्म, देन आप दोबारा इसमें चार्ज करते हैं तो चार्ज का वैल्यू इंक्रीज होता है बैटरी का। तो सीन वही है यहाँ पे। अगर हम बात करें कि इसमें चार्जिंग के बारे में बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे ये ईएमएफ ऑफ सेल है। तो जब ईएमएफ ऑफ सेल है इसको हम यहाँ पे देखें तो एक क्लोज सर्किट के साथ इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे बैटरी है, ऐसे रेजिस्टेंस है, लोड है। तो इस कंडीशन पे ये क्या करेगा भाई, इस कंडीशन पे ये करंट फ्लो कराएगा। जब ये करंट फ्लो कराएगा तो इसका मतलब ये हो गया डिस्चार्जिंग मोड पे। कौन सा मोड पे, ये डिस्चार्जिंग मोड पे आ रहा है भाई। तो इस कंडीशन पे ये पावर सप्लाई कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज होगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होगा करंट इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू केवीएल। थोड़ा बहुत हम जानते हैं, ये जो ईएमएफ है उसका ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। करंट इस डायरेक्शन पे, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, हम जानते हैं। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट को ए ले लूं, ये वाले पॉइंट को भी ले लूं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल अपन क्या निकालेंगे, देखिए। सो वी ए, इस तरफ में फ्लो जा रहा हूं है कि नहीं, किस तरफ में जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं बेटा। सो यहाँ पे V इक्वल टू माइनस ई, फिर यहाँ पे प्लस आ रहा होता है, सो प्लस आई इंटू आर, और फिर ये पोटेंशियल आपके सामने आ जाएगा, दैट इज V। सो अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज देखूं बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस आई आर, VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। तो ये जो है वो टर्मिनल वोल्टेज जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो उस कंडीशन पे हम लिख सकते हैं। सो ये दिमाग में आप रखिएगा, डिस्चार्जिंग मोड में बैटरी का I इंटू आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, पोटेंशियल होगा, या आप बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं E माइनस आई इंटू आर, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी स्मॉल आर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा। तो अब हुआ क्या, जब ये चार्जिंग हो गया तो ये कंडीशन हुआ, डिस्चार्जिंग जब होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, डिस्चार्जिंग सॉरी, ये तो चार्जिंग होगा, ये डिस्चार्जिंग था, ये चार्जिंग होगा। तो चार्जिंग वाले कंडीशन पे ये चार्ज होता है। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से एक स्लाइड बना लूं बेटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो जी, इसमें अपन देखते हैं। तो मेरे पास ऐसे एक बैटरी है, इसको हमने ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस रखा, ये
ईएमएफ है, इसको चार्ज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक बड़ा सा बैटरी के साथ आप इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर लिए। अब ये करंट इस तरफ फ्लो करेगा, दैट मीन्स ये डोमिनेट कर रहा है। जब ये डोमिनेट करेगा तो यहाँ पे प्लस, ऑब्वियसली करंट इस डायरेक्शन पे जाएगा, करंट इसमें से फ्लो करेगा तो यहाँ पे हायर, यहाँ पे लोअर होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो जाएगा मेरे भाई। तो इस कंडीशन पे करंट जा रहा है इस तरफ, सो अपन लिख सकते हैं वी ए माइनस, इसको माइनस को छोड़ रहा है, जिसको ये छोड़ के जाता है उसको अपन माइनस, उसी का साइन यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे ई, ये माइनस साइन हो गया, माइनस आई इंटू आर, एंड दैट इज इक्वल टू वी वी। सो इसका पोटेंशियल टर्मिनल के बीच का वी वी इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ये देखिए, ये टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब अपन चार्जिंग कर रहे होते हैं किसको, सेल को, तो यहाँ पे इज ग्रेटर देन ईएमएफ हो रहा होता है। अगर अपन डिस्चार्जिंग मोड में जाएंगे तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा वो लेस देन ईएमएफ होता है। कौन सा कंडीशन पे, डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में ये क्या करता है, एक सोर्स जैसा काम करता है, और चार्जिंग में एक लोड जैसा काम करता है। क्या काम करता है, लोड जैसा। बच्चा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी मजा आ रहा है तो कमेंट नीचे जरूर कीजिए, मैं इंतजार करता हूं आपके कमेंट के लिए। कुछ तो बताया बच्चा, है कि नहीं मजा भी आता है। बच्चे ऐसे ऑफलाइन ऐसे नॉर्मली मैसेज में डालते हैं, बोलते हैं कि सर मजा आ रहा है, कमेंट भी डाल सकते हो, उसमें कौन सी बात है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अच्छा इसमें कुछ बचा हुआ है क्या, इसमें तो वैसे नॉर्मली बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है, आप बोल सकते हैं। जो फैक्टर जो है उस पे कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वो देख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टेम्परेचर। हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरत हमें नहीं है, अगर आप देख सकते हैं इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये तो हो गया। ये वाला पार्ट देखिए, जब हमारे पास सेल होंगे तो इन सेल को हमने कंबाइन करना है। ऑब्वियस बात है, कभी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, कभी कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन में है क्वेश्चन में दिया हुआ उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। सो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में पकड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे ये वाले को आपने इधर रखे हुए, इसका हायर पोटेंशियल इधर, सो ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल, सेम डायरेक्शन पे, सेम पोलरिटी है, तो ये इसको सपोर्ट करने वाला है। सो करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होने वाला है भाई, यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा एक दूसरे को। करंट में क्या करने वाला है, ये सपोर्ट करने वाला है। सो मैं करंट थोड़ा सा इसको बदल लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, है ना बच्चों। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है। सो करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या होगा, टोटल आप बोल सकते हैं नेट डिवाइडेड बाई आर नेट। ऑब्वियस बात है, ये सबका रिजल्टेंट हो रहा है, प्लस यहाँ पे लोड आ रहा है, सो इसको अपन लोड बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू करंट। सो ये करंट का वैल्यू आता है। सो इसके लिए आपको ई नेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो ई नेट का जो वैल्यू होता है बेटा, वो क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ई नेट सबको ऐड कर लेना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर ये ऐड ऑपोजिट होते पोलैरिटी तो उसको माइनस कर देंगे, बस ये दिमाग में आपको रख लेना है। सो ई इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर हम बोले कि यहाँ पे n आइडेंटिकल है तो सिंपल सिंपल बात है, इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो n इंटू ई बोल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं भाई, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी भाई, इसका देख लीजिए। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ऐसा होगा, अगर आर इक्विवेलेंट n हो रहा है, सब सेम बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन पे आप आर इक्विवेलेंट का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं n इंटू आर। सो करंट का वैल्यू आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अगर इस n आइडेंटिकल में एक सेल अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होगा तो वो खुद तो माइनस होगा, साथ में एक और को काट के ले जाएगा। दैट मींस आप यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर m आउट ऑफ n क्या हो रहा है अपोजिट पोलैरिटी का, तो आप E इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो E इंटू n माइनस ट्वाइस m हो जाएगा बेटा। ये दिमाग में आपको रखना है, लेकिन R में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट अपन पैरेलल में जाते हैं, तो पैरेलल का दिमाग में रखना है, जो भी पैरेलल होगा, ये पैरेलल है, सो इस पैरेलल में हम लोग इसको इसके बैटरी के साथ, या यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा आप दिमाग में इसको फिट कर दीजिए, ऐसा ना करके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ऐसे रख दीजिए, तो फिर बात तो यही हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, ये वाला पार्ट थोड़ा सा नहीं रखना, ये वाला है लोड मान लीजिए यहाँ पे, है ना। सो बच्चों ये पे जब लोड आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट का वैल्यू, इसको याद रखने का एक ही तरीका है, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय R1, E2 डिवाइडेड बाय R2। सेम पोलैरिटी होगा तो पॉजिटिव लगाइए, ऑपोजिट पोलैरिटी होगा तो नेगेटिव लगा दीजिए, बस ये कहानी है। और R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा ऑब्वियसली 1 by R इक्वल टू 1 by R1, इसे लिख देता हूं। सो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन। दिमाग में चीज रखना है, अगर ये n
ये जो सेल है वो एन आइडेंटिकल सेल से तो ऐसे होंगे, तो E डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आर डिवाइडेड बाई एन लिखा जा सकता है कि नहीं भाई। सो यहाँ पे E डिवाइड बाई आर वन, E डिवाइड बाई आर, E डिवाइड बाई आर, E डिवाइड बाई, सो एन इंटू E डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सो आर कट जाएगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे भी एन कट जाता है। तो उस कंडीशन पे आप बोल सकते हैं जब एन आइडेंटिकल होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो सिंपल बात हम बोलेंगे इसका ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, सिंपल ई बनने वाला है बेटा। अगर यहाँ पे एम सेल से, यहाँ पे ज्यादातर ये नीट में फोकस बहुत कम करता है, लेकिन एम सेल से ऐसे देखें और फिर इधर एन है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एन यहाँ पे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसको भी ऐसे नहीं ऐसे लगा दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो ये रहेगा। सो इसमें टोटल सेल का जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा, आप बोल सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, नेट ईएमएफ ऑफ सेल। इधर अगर एन है, इस साइड में अगर एन है तो एन इंटू ई हो जाएगा। इधर अगर m है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा कि n आइडेंटिकल में ये चेंज नहीं होता है। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होगा, यहाँ पे n इंटू आर और डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। सो r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा n इंटू आर डिवाइडेड बाई m हो जाएगा और e इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो n इंटू ई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, बढ़िया तरीके से करंट का वैल्यू भी आ जाएगा। लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा वो हमको चाहिए, तो सिंपल बातें हैं, ये जनरली नीट में बहुत कम आता है, आता भी नहीं है। सो एन मींस यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक वैल्यू होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ये दिमाग में आपको रख लेना है। बस यहाँ पे ये पॉइंट आपको बन जाता है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक वेस्टर्न ब्रिज होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट यहाँ पे या फिर एनटीए यहाँ पे फोकस कर सकता है, दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे एक बैटरी है, इसका सेल या जो भी आप बोलेंगे, एक बैटरी है, इस पे कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप बोलिए ये ऐसे टाइप का होता है, ये वाला P हो गया, यहाँ वाला S हो गया, यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे R हो गया। तो ऐसे टाइप का आपको एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिसमें मोर देन 4 मींस आप बोल सकते हैं 4 5 ऐसे होंगे, और उस कंडीशन में 5 6 हो जाए, उस कंडीशन पे आपको दिख नहीं रहा ये पैरेलल है या फिर सीरीज है बच्चों। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपके दिमाग में ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में आना चाहिए। और व्हीटस्टोन ब्रिज में दो कहानी होता है, एक बैलेंस्ड होता है, दूसरा अनबैलेंस्ड होता है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे बेटा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो रीडिंग कर देगा आपको जीरो। सो जीरो रीडिंग दे यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाल डिफ्लेक्शन। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, नाल डिफ्लेक्शन आ जाता है। नाल डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो ये कब हो सकता है, जब आप ये बोलेंगे P मल्टीप्लाइड बाई Q, सो S क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, और इन दोनों को इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई Q हो जाए। तो यहाँ पे रेशियो भी आप देख सकते हैं, उस हिसाब से लिखा हुआ है। नल पॉइंट कंडीशन आप IG इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि अगर हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को एंड बैटरी को इंटरचेंज कर दे, गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी को इंटरचेंज कर दे, तो इसमें कोई, इस सर्किट में कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे वही बैलेंस रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीटर ब्रिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछता है, एनटी यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा। ये होता है आपके मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज नाम क्यों है, क्योंकि 1 मीटर लंबाई यहाँ पे उस पास का वायर होता है, और यहाँ पे हम लोग जनरली अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस आपको पूछना पड़ता है, दैट इज S, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है ये ऐसे ऐसे आप इसको रीड कर रहे होते हैं। जब इसको रीड करेंगे तो उस कंडीशन पे आपको मान लीजिए यहाँ पे नल पॉइंट आया जिसका J है। सो यहाँ से इसका डिस्टेंस आपको मिल रहा है, ये एक वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है, तो हम बोल सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो ओम पर मीटर है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो लीनियर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसे बोल सकते हैं डेंसिटी हो गया, फिर रेजिस्टेंस का डेंसिटी हो गया। ये हो गया आपके लिए, मान लेते हैं x, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ये 100 माइनस x। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर होता है और 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब इसने अपने बैटरी के साथ कनेक्ट करा हुआ है और आपको ये रीडिंग मिलने वाला होता है बेटा। तो ये जो पॉइंट है ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीए में ये पूछता ही पूछता है। क्यों पूछेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है मेरे भाई। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट स्किल के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो मीटर ब्रिज का सवाल आपको 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको सवाल पूछेगा ही पूछेगा।
ठीक है जी, आइए बात करते हैं, यहाँ पे V आ गया। तो जब यहाँ पे null पॉइंट आएगा तो उस कंडीशन पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स P पकड़ लेते हैं, यहाँ पे तो S है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं Q, यहाँ पे मान लेते हैं R। ठीक है जी, आपको क्या बोला जाता है कि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली ये वेस्टर्न ब्रिज जैसा आता है, तो यहाँ बोल सकते हैं RB जो है इधर हो गया, ये वाला S जो है वो Q की जगह पे हो गया, ये वाला Q यहाँ पे आ गया, और फिर R जो है वो इस पे आ गया। तो ये सारे कहानी आपको समझ में आना चाहिए, इसको इसको ऐसे रखा, तो ये वेस्टर्न ब्रिज हो जाता है, तो फिर यहाँ पे बन गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मींस S मल्टीप्लाइड बाई Q और P मल्टीप्लाइड बाई R, इस कंडीशन पे इस वाले मीटर ब्रिज में ये ही सेम होता है, बराबर होता है, तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं P मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो P मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाई Q। अब अगर R का बात किया जाए, सो P तो समझ में आ ही रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, R का क्या होगा, इसका इज लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 माइनस एक्स, लेमडा तो आपने कट जाएगा, फिर यहाँ पे आप s मल्टीप्लाइड बाय एस एक्स लिख सकते हो, तो यहां से आपने x का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू पूछे बढ़िया तरीके से आप इसको निकाल लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मीटर ब्रिज जो है वो भी नल डिफ्लेक्शन के ऊपर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 0 आने वाला है। सो अपन ये जो फिलहाल इस स्लाइड में जो भी चीजें हैं वो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिमाग में रखना है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं सवाल आएगा बोल के। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा? सो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली करंट एंड करंट्स का सेंस को मेजर करता है। क्या करता है? करंट एंड करंट का सेंस मेजर करता है। ये स्मॉल करंट को मेजर करता है बेटा, वेरी स्मॉल करंट को मेजर करते हैं। यही लिमिटेशन है, अगर ज्यादा सर्किट में इसको कनेक्ट कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर हमारे बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि खत्म, जल जाएगा, फुट जाएगा, तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो ये स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है और सेंस बताता है एक्चुअली गैल्वेनोमीटर सेंस। गैल्वेनोमीटर का अगर आप स्केल देखेंगे ना तो ऐसे टाइप का होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 1 2 3 ऐसे होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसे होगा। तो ये ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करता है। अगर इस डायरेक्शन पे है, मान लीजिए इस डायरेक्शन पे करंट, इस डायरेक्शन पे दिखाया, ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे दिखाएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना ही है, बिल्कुल ठीक है जी भाई। अच्छा, अब गैल्वेनोमीटर तो सर्किट का करंट मेजर नहीं कर पाता है, तो फिर एमीटर है। सो ये हम जानते हैं, एमीटर को हमने गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट करना है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना मेरे भाई, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत 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 छोटा होना चाहिए। दैट मींस आप लिख सकते हो एमीटर का रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 अगर होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं गुड एमीटर, नहीं तो खराब बोलेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है तो उसको हम लोग बोल देंगे आइडियल एमीटर। क्या बोलेंगे भाई? आइडियल, आदर्श एमीटर। आदर्श होता है क्या? नहीं होता है, आदर्श एमीटर है। ये क्या है? आदर्श एमीटर है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा जी, तो एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर को हमने क्या करना होता है? सो गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक शंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि जब सर्किट करंट यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर मैं बोलूं कि बेटा यहाँ पे है ना, ये वाले पॉइंट पे बात करूं, अगर ये गैल्वेनोमीटर है, सो सर्किट इधर से आ रहा है, पूरा सर्किट का करंट एम्पियर में आता है बेटा। सो इसको अगर मैं यहाँ पे फ्लो करा दूं, खत्म ये, तो इसको बाईपास करना पड़ता है। जैसे शहर को बचाने के लिए, भीड़ भाड़ कम करने के लिए क्या करते हैं अपन? बाईपास निकाल लेते हैं। सो इसका वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाईपास निकाल लेते, तो यहाँ पे तो उतना ही करंट जा रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या जाएगा बेटा? यहाँ पे मेन करंट का इतना पार्ट माइनस हो गया, तो ये आप एस कर देंगे। यहाँ पे छोटा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से पास करेगा और गैल्वेनोमीटर बच जाएगा भाई। तो ये है कहानी एक्चुअली। एमीटर में क्या होता है? एमीटर को, एमीटर गैल्वेनोमीटर से, सॉरी क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर से अगर आप एमीटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एमीटर बना रहे हैं, तो शंट को आप क्या करना पड़ेगा? पैरेलल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? शंट को पैरेलल लगा दीजिए। शंट मतलब छोटा करंट, वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, सॉरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को आपने क्या करना है? पैरेलल लगा देना है, ये बच जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बराबर है, सो आई जी इंटू आर जी, और यहाँ पे आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई एस, और ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे चीजें आपको लिखा हुआ है बेटा। तो यहाँ पे मेजर करते हैं करंट को, मेथड क्या करते हैं? स्मॉल शंट को आप यहाँ पैरेलल लगा देते हैं, फॉर्मूला जो होगा एस का आप ऐसे निकाल सकते हैं, और फिर आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। इस वाले फॉर्मूले को मैं और तरीके से दिखाऊं, शॉर्टकट बताता हूँ। आपने क्या करना है? आईजी से दोनों को डिवाइड करना है, मींस ऊपर में आईजी है ना, उसको नीचे लेके आ जाना है। मींस आपका फॉर्मूला जो है वो ऐसे है, आई जी आर जी, आई माइनस आई जी,
तो आपने Ig से डिवाइड कर देना है। सो ये बनेगा कैसे, तो लिख सकते हैं Rg डिवाइडेड बाई I डिवाइडेड बाई Ig माइनस 1। तो I डिवाइडेड बाई Ig को आप क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं मेरे भाई। आप यहां पे देख लीजिए, s का जो वैल्यू होगा वो Rg I डिवाइडेड बाई Ig माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको अपन n मान लेंगे, तो s का जो वैल्यू होगा Rg डिवाइडेड बाई n माइनस 1। n इज द I डिवाइडेड बाई Ig, इसको n बोला जा सकता है। एमिटर का जो करंट होगा वो कितना है, एमिटर इतना करंट रेट करता है, और Ig का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब होगा तब गैल्वेनोमीटर का करंट है भाई साहब, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है जी, बड़े आगे। हाँ जी, अब यहाँ पे होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या होता है भाई साहब, देखिए वोल्टेज मेजर करता है, और वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना होता है उसके साथ उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर, तो इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसका जो वोल्टमीटर है इसका रेजिस्टेंस काफी बोल सकते हैं ये इनफाइनाइट टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई होना पड़ेगा। सो यहाँ पे हो गया V पोटेंशियल, आपको इसे मेजर करना होता है। सो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, वोल्टमीटर के साथ, वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा सा रेजिस्टेंस आप क्या कर दीजिए, सीरीज में लगा दीजिए। तो ये हो गया आपके लिए पूरा सा पूरा वोल्टमीटर। सो इसको हमने पैरेलल कनेक्ट कर देना है ऐसे टाइप के साथ। बात समझ में आ रहा है। सो आई इधर से जाएगा। सो यहां पे आपको कम करंट जाना चाहिए, नहीं तो गैल्वेनोमीटर गायब हो जाएगा। सो गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए हमें यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फिट कर देना होता है, और उस रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए जिसकी वजह से ये और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे चल रहा है। मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, हम जानते हैं, कनेक्ट करते हैं हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और फॉर्मूला जो है वो आर का वैल्यू क्या होगा ये आप यहां से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी। ये कहां से आया भाई, सो V इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये V जो है पोटेंशियल है, सो दैट पोटेंशियल इक्वल टू IG इंटू RG प्लस R। बात समझ में आ रहा है। इसको आप यहां से निकाल लीजिए, इसको इधर लेके आइए, इसको माइनस कर दीजिए, आप समझ लेंगे। सो वॉल्यूम जो आइडियल वोल्टमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस बेटा कितना होने वाला है, R इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे, तभी जाके ये कहानी बनने वाला है। तो ये वोल्टमीटर का कहानी हो गया हमारे, एमीटर का कहानी हमने हो गया, ये देख लीजिए एमीटर का कहानी हो गया है कि नहीं। फॉर्मूला दोनों को दिमाग में रखना है। एनर्जी जो पावर ओवर के बारे में बात करते हैं, अगर मैं पहले बात कर लूं, सो पावर का वैल्यू क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय दिस। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क का वैल्यू होता है Q मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय T। सो इसको अपन करंट लिख सकते हैं, सो VI हो जाता है पावर। सिंपल सिंपल बातें हैं। सो ये देखिए P पर ओम्स लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं I इंटू R। सो I एक और है तो I स्क्वायर इंटू R, ये यूजफुल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दिमाग में रखना है। अब इसको अगर हम लिखें इस वाले चीज को I को, सो क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई R। सो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करने में हमें मजा आता है, और ये यूजफुल भी है। जूल यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जो होता है, जूल हीटिंग इफेक्ट, सो हीट का जो वैल्यू होगा ये होगा। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पे बल्ब है, और यहाँ पे करंट फ्लो करते करते एक समय में ये गर्म हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइट अभी मेरे रूम में है, उसको मैं पकड़ लूं तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा भाई, तो सिंपल है, वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। मैं एक लेके आता हूँ, रुको। ये देख रहे हैं थोड़ा सा गर्म है भाई। सो ये जो कहानी है इसमें गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्ट आप चुके देख सकते हैं, बढ़िया आप चुके कैसे। सो एनीवे ये गर्म थोड़ा सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं नाम नहीं दिखाऊंगा है ना, नहीं तो प्रमोशन बोलेंगे लोग। तो ये क्या हो रहा है, इसमें करंट पास कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हीट होता है, हीट कंज्यूम कर लेता है, और यहाँ पे हीट लॉस भी होता है। तो यहाँ पे I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टी क्यू यूज किया, सो पावर होगा I स्क्वायर इंटू R मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। अगर अपन इसको जूल नहीं कैलोरी में निकालना चाहते तो ये आप देख सकते हैं। सो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है कि नहीं होता है भाई। सो उल्टा कर देने का। तो अगर हमारे पास करंट वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू डी टी। सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। जब भी करंट का वैल्यू जो है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन पे आप इसको तो ये I स्क्वायर R लिखेंगे। एक सेकेंड, हाँ लाइट रख दिया भाई, हाथ से टूट जाएगा तो खत्म। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल होगा I, जब वेरिएबल होगा तब, ये दिमाग में आपको रखना है। कमर्शियल यूनिट जो होगा 1 किलोवाट आवर जब होता है, इसका मतलब क्या होता है, 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल होता है। वो कैसे आएगा, 1 किलोवाट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोवाट इतना वाट, और ये जो आर है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, यही तो है। बात समझ में आ रहा है, इतना जूल हो रहा है, इतना जूल हो रहा है भाई।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे होता है बल्ब। अब बल्ब में क्या होता है, कुछ रेटेड पावर होता है। जो बल्ब आप खरीदने बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या, दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि कितना पावर का बल्ब हमें चाहिए, 150 जो भी है आपके पास वो आपको चाहिए। सो उस कंडीशन में आप बल्ब खरीद के लेके आते हैं। जैसे अभी मैंने लेके आया था, उसमें भी है, आपको मैं दिखा दूं। इस वाले पर ये 9 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये वाले पार्ट में यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे इसका रेटिंग लिखा हुआ रहता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वाट, और यहाँ पे आपको 220 टू 240 यहाँ पे एस वोल्टेज एसी और 50 हर्ट्ज, तो ये होता है रेटिंग। सो मैंने यहाँ पे 220 एंड 240 बोला बेटा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, 220 एंड 240 बोला। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया पावर जो वैल्यू है वो 9 वाट का था, और वोल्टेज ये बोला, सो ये भी पावर है। मींस आप अगर 220 वोल्ट पे लगाते, इसको कनेक्ट करते, तो आपको 9 वाट का पावर मिलने वाला है। कम लगाएंगे तो कम मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन बल्ब में बैटरी जो आप सप्लाई है वो कुछ भी लगा दो, लेकिन बल्ब में एक चीज तो कांस्टेंट रहता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो सिंपल बात है, आपने देखा P इक्वल टू V स्क्वायर R। तो ये तो भाई साहब हर किसी के लिए सेम होता है। और यहां पे पावर जो होगा वो रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा पावर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। दैट मींस आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, किसका, या बोल सकते हैं रेटेड पावर। बच्चों हम लोग ब्राइटनेस के ऊपर बात करते हैं। जो हमारे पास बल्ब होता है, सो बल्ब में आपने अभी अभी देखा है, बल्ब में क्या होता है, रेटिंग होता है। सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया आपका स्पेसिफाइड, और ये आप बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो स्पेसिफाइड है। सो दिस स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पीएस। इसका मतलब जो आपके पास रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्पेसिफाइड, दैट इज रेट। ये जो रेटेड है वही वाला है। लेकिन आप उस बल्ब को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या कहानी होगा, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, उस बल्ब का एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भाई, रेजिस्टेंस, वो कांस्टेंट रहता है। आप कुछ भी कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दो, पैरेलल लगा दो, पोटेंशियल आप सप्लाई बढ़ा दो घटा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है। सो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास P1 है, ये P2 है, ये P3 है सपोज। तो आपने इस बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, करंट का वैल्यू सेम होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर ये करंट का वैल्यू सेम होता है तो पावर कंजम्पशन जो होगा वो तो आई स्क्वायर इंटू आर होगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा है। सो पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है जी। और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्पेसिफाइड। दैट मींस जिसका रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसका पावर कंजम्पशन भी कम होने वाला है। सो ब्राइट कौन होगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा। कहानी समझ में आ रहा है, इसका पावर बढ़ेगा, सो पीएस बढ़ा, पीएस जिसका ज्यादा होगा उसका पावर कंजम्पशन घट जाएगा। भाई वो ग्लो ज्यादा नहीं करने वाला है। बट अगर मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं मेरे भाई, सॉरी तो कहां से आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब मैं कनेक्ट करूंगा तो ये हो गया आपका सीन, ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा जो पावर कंजम्पशन है वो हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर अपन जानते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएस। दैट मींस ये जो पावर कंजम्पशन है वो लिखा जा सकता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस, जिसका मतलब जिसका स्पेसिफाइड पावर ज्यादा होगा उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेटेड पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करने वाला है, क्योंकि उसको उतना ही पावर मिलने वाला है। मींस देखिए इसमें सेम सेम पावर मिलेगा, सेम सेम पावर मिलेगा, सेम सेम पावर मिलेगा। ऑब्वियसली जिसका पावर ज्यादा होगा उसको मोर कंजम्पशन करने का मौका मिलेगा और वो ब्राइटनेस भी ज्यादा हो जाएगा। ये दिमाग में आपको रखना है बच्चों। और इसके ऊपर काफी सारे सवाल मैं यहाँ पे लिया हूँ। इसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट सवाल है, मल्टीपल करेक्ट सवाल भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जी एडवांस में जैसे आता है। ये सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, जी मेंस का सवाल है, बढ़िया बढ़िया लेवल अप क्वेश्चन है बच्चों। पूरा एंड तक जुड़े रहिएगा। ये थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, फुल रिवाइज करा दिया। आपको कैसे लगा नीचे जरूर कमेंट कर लीजिए। किसी टॉपिक में अगर गड़बड़ है तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक में अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो नीचे जरूर कमेंट कर लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी बच्चों, तो अभी चलिए क्वेश्चन करते हैं।
तो जैसे कि आप जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एमसीक्यूज करने वाला है, जो लेवल अप क्वेश्चन है यहाँ पे जेईई मेंस का भी है, असर्शन रीजनिंग है, स्टेटमेंट सवाल है, मैट्रिक्स प्रॉब्लम भी है, और भी जो नीट में आया हुआ उसका रेप्लिका है। बढ़िया तरीके से आप ये समझ में आना चाहिए आपको। काफी अच्छा अच्छा सवाल मैं यहाँ पे लिया हूँ, बहुत सारे सवाल है यहाँ पे। उन सारे सवालों को हम एक साथ करेंगे इस लेसन पे और आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फुल पैकेज मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप जानते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या होता है, ये हमारा जेईई में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि इन दिस फिगर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 2 ओम, द ईएमएफ आपको दिया हुआ है 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 आपको बताना है। सो इनका रेशियो आपको बताना है। तो जब C1 एंड C2 का है, तो ये C1 है, C2 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मींस ये T इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये तो ओपन सर्किट बन जाएगा। क्या बनेगा, ये ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट बनेगा। दैट मींस A एंड C के बीच में और फिर B एंड D के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। सो इसके लिए आपका करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ये फ्लो करने वाला है। ठीक है जी भाई। तो आपने ये देखा है कि इसमें अगर मैं R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालूं, सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा मेरा इधर 6 + 2 + 8, दैट मींस 16 ओम। करंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 / 16, दैट मींस 1/4 एम्पियर। करेक्ट, इसमें कोई बुराई है नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी। अब ये जब देख लिए उसके बाद आप पोटेंशियल निकालना चालू कर दीजिए। VAC के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होने वाला है, यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे 6 + 2 दैट इज 8, दैट मींस आप 2 वोल्ट बोल सकते हैं। अब दूसरा हो गया BD, जो अपन बोल सकते हैं C2 के अक्रॉस, सो आप लगाइए 1/4 और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 + 8, दैट मींस हम बोल सकते हैं 10। तो अब 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है जी भाई। इन दोनों को जो रेशियो लगाएंगे वो आपको हो जाएगा 4/5। सो ऑप्शन जो है वो आपको 4/5 वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट बचा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए थोड़ा सा असर्शन रीजनिंग का सवाल है और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सवाल है, कुछ लोग कुछ आंसर मानते हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्या है। इस असर्शन रीजनिंग में क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट डेंसिटी J एट एनी पॉइंट इज ओमिक रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है जी। तो करंट डेंसिटी का जो वैल्यू है J इज इक्वल टू, ऐसे हम जानते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसका जो डायरेक्शन होगा इसका भी वही डायरेक्शन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी सर। अब असर्शन रीजनिंग जो है वो तो हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ए पॉइंट चार्ज व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट रीजन हैविंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मूव अलोंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये जो लाइन है ये आपको कभी लगता है ये तो करेक्ट है, लगता है ये तो करेक्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कब करेक्ट होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा बेटा। कब होगा ये, जब स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्लेस किए हुए, तो इस कंडीशन पे आपको यहाँ पे बनेगा जो इलेक्ट्रॉन हो या फिर चार्ज पार्टिकल हो, तो इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। यहाँ पे रेस्ट में था तो इस डायरेक्शन पे जाएगा, और हमेशा वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, फोर्स भी इस डायरेक्शन पे, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए रहेगा। सो दैट मींस यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे ये चल रहा है। लेकिन अगर ये कर्व पाथ होता है, सो अगर ये कर्व पाथ होता है तो उस कंडीशन पे थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। जब कर्व पाथ होगा उस कंडीशन पे आप देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। देखो, अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहां प्लेस कर देंगे तो ऑब्वियस बात है यहां पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे जाएगा। जब इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे जाएगा, इमीडिएट इस डायरेक्शन पे गया, तो ये थोड़ा सा आगे चला गया। इसका मतलब जब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे है, तो ये थोड़ा सा डेविएट होगा। लेकिन इसमें एग्जैक्टली इस पाथ को ये ट्रेस नहीं करने वाला है। सो ऑलवेज वाला कहानी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सो हम यहां पे ये समझ लेंगे, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस कंडीशन पे कहानी समझ सकते हैं, ये सही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम है जब आप यहाँ पे कर्व पाथ देखेंगे तो ये उस पाथ को फॉलो नहीं करता है बेटा। सो इसका मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये फॉल्स हो जाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है जी, ये बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बेटा। बढ़ते आगे। ए नेटवर्क गिवन, फाइंड I1 थ्रो बैटरी आपको दिया हुआ है कितना, इतना 10 वोल्ट। मींस I1 किधर है, ये वाला I1 है, इधर से आपको I1 निकालना है। अब जरा देखिए, ऐसा कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप ये लोअर पोटेंशियल जो टर्मिनल होगा उसको आपने जीरो पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना बेटा, इसमें जीरो पकड़ लेना है ना। सो इसको अपन जीरो पकड़ लेते हैं। चलिए देखिए, ये जीरो मैंने पकड़ लिया। अब ये वाला पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, सो ये भी 10 हो जाएगा, सो ये भी 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा। ये वाला, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज 20, दैट मींस यहाँ पे -20 हो जाएगा। अब यहाँ का करंट निकालो, यहाँ का करंट निकाल लो,
फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक करंट आ जाएगा। सो इस केस में अगर हम देखें तो बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं बेटा। यहाँ पे हम देखेंगे, सो देखो क्या होगा इस वाले कंडीशन पे, यहाँ पे करंट जो इधर से फ्लो करेगा, सो D2C मींस I2 का जो वैल्यू होगा वो आपको D2C होने वाला है एक्चुअली। तो यहाँ पे नेगेटिव आप देख सकते हैं, हालांकि D2C आप देखेंगे तो इस कंडीशन पे इधर से करंट जाएगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ये 5 एम्पियर इस डायरेक्शन पे जा रहा है बेटा, ठीक है जी। हाँ, इसमें देखें यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हो गया आपके लिए -20। सो 10 -20 हो जाएगा आपको इधर से, ये वैल्यू जो है वो I है। सो हम बोल सकते हैं 10 माइनस ऑफ -20 दैट इज 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इधर से क्या हो गया, इधर से 5 इधर से 3, सो हो जाएगा 8। दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 8, सो आप यहाँ बोल सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 4। बिल्कुल सही बात है। सो अब इस कंडीशन पे देखिए, इस जंक्शन को देखेंगे। सो I इधर से आ रहा है I1, इधर से जा रहा है I, इधर से जाएगा आपको I2, सॉरी इधर से I और इधर से आपको I1 निकालना है। सो इस जंक्शन पे देखा जाए, सो I1 इज इक्वल टू I प्लस I2, बिल्कुल सही बात है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सो I1 का जो वैल्यू होगा वो 5 एम्पियर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर है। बिल्कुल सही बात है, ये 35 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर इज योर करेक्ट आंसर। दैट मींस यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है जी। बिल्कुल समझ में आ गया, बढ़ते आगे सर। यहाँ पे क्या हुआ है, आपको कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपको बोला है कि फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो करंट, ओके, मेटेलिक कंडक्टर का दिया हुआ है, जिसमें बोला आपको मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है जी सर, ये समझ में आ गया। हाँ जी सर, अब जरा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम एंड करंट डेंसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जब मैट्रिक्स प्रॉब्लम आता है, जब भी आपको ऐसे मैट्रिक्स वाला सिचुएशन आएगा तो उस कंडीशन पे आप एक काम कीजिए, जो आपको आता है वो सबसे पहले देख लेना है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहले आपको आ जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सा होगा, या फिर करंट डेंसिटी भी आप समझ सकते हैं। तो ये वाला देख लीजिए, ए आर के साथ होगा। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन में ए आर तो बराबर हो गया, ओहो हो काम नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे डी करंट डेंसिटी, ये भी सिंपल है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अपन कैसे निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी होता है आपका जे का वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है आपको ऐसे होता है, जे इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए ऑब्वियसली। इस रिलेशन पे देखिए कौन सा आएगा। सो यहाँ पे ये जो चीजें है उसमें एन ई ए वी डी, ए मिसिंग है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ई ए वी डी डिवाइडेड बाई ए। दैट मीन्स भाई साहब आप बोल सकते हैं करंट डेंसिटी इसके बराबर हो गया, डी क्यू के बराबर हो गया। सो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये दोनों मैचिंग होने का पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट एक और ले लीजिए कोई भी चीज, ये जो चीजें है ये क्या होता है, हम लोग जानते हैं इसका एक रिलेशन होता है दिस वन। अब जरा देखिए E डिवाइडेड बाई जे मींस जे को उस साइड में लेके चले जाएंगे, सो 1 बाई सिग्मा हो जाएगा। 1 बाई सिग्मा इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। सो अब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो S के बराबर हो रहा है। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दैट मींस B S के बराबर हो गया। तो यहाँ पे तो ये करेक्ट नहीं होने वाला है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट होगा बेटा। तो मैचिंग में आपको जो आता है वो सबसे पहले आपको पकड़ लेना चाहिए, ठीक है जी, बात समझ में आ गया। हाँ जी सर, चलिए ये इसमें देखते हैं, इसमें मैचिंग प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें जंक्शन रूल दिया हुआ है, वही केवीएल वाला सिचुएशन है, आपको जंक्शन रूल दिया हुआ है। तो जंक्शन रूल में क्या कहता है, जंक्शन रूल जो है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट मींस आप बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी के 3 के बराबर हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा है, अरे एक ही ऑप्शन करेक्ट है फिर भी चेक करते हैं। लूप लो क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन है, 4 के बराबर हो रहा है, सो बी 4 के बराबर हो गया, ठीक है जी सर। नेक्स्ट अगर अपन देखें ये वाला चीज, ये तो ओम्स लॉ हो गया, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, तो ये ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। फिर मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 के बराबर हो गया। सो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, आराम से आपको समझ में आया जाएगा। असर्शन रीजनिंग सवाल जो है वो आपको 23 में आया हुआ है, जनवरी में आया हुआ है जेईई मेंस में। अब जरा देखिए इसमें क्या सवाल है। Measuring potential difference across the resistance of इतना voltmeter with 1000 ohm will preferred over voltmeter of resistance इतना, क्या ये करेक्ट है? बोला जा रहा है कि 1000 वोल्ट का जो 1000 रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टमीटर है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये तो गलत बात हो गया ना कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हम जानते हैं हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सो अगर हाई गुड वोल्टमीटर होगा, सो गुड वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें तो ये वाला ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए था। सो इसका मतलब ये हो गया आपके लिए फॉल्स। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपको फॉल्स हो जाएगा। वोल्टमीटर विथ हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट, ऑब्वियस बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
उसका करंट कम होगा, ये हम जानते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो अपन लिख सकते हैं आई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। ऑब्वियस बात है भाई साहब, तो ये करेक्ट हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं कौन सा करेक्ट है, हाँ जी, ये वाला ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो रहा है। सो जेईई मेन में ऐसा सवाल आया हुआ है, बढ़िया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला, 3 आइडेंटिकल बल्ब यहाँ पे आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, बिल्कुल सही बात है। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, इसको एस को क्लोज कर दीजिए तो उस सिचुएशन पे पावर कंज्यूम बाय बी इज पी। तो ये जब इसको क्लोज कर देंगे तो उस कंडीशन पे इसका पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना है, पी हो रहा है। सो अपन पहले देखते हैं, इसको कंज्यूम करवा ले, पहले इसको स्विच ऑफ क्लोज करते हैं, जिसके वजह से करंट का वैल्यू जो होगा वो ई, और ये दोनों देखिए, ये रेजिस्टेंस दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे आर पकड़ लो, यहाँ पे आर पकड़ लो, यहाँ पे आर पकड़ लो। सो ये क्या हो जाएगा आपको, आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, दैट इज 3 आर डिवाइडेड बाई 2। सो करंट का वैल्यू 2 ई डिवाइडेड बाई 3 आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए करंट ऐसे आ रहा है, कितना, यही वाला, यहां आने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई आई डिवाइडेड बाई आई को, क्योंकि ये दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, सेम रेजिस्टेंस होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो अगर आप देखेंगे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करवा के, सो इस कंडीशन पे यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा भाई, जरा सा अच्छे से देख लेते इसको, है ना। सो करंट जो बी पे जाने वाला है वो हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई 3 आर। अब इसमें पावर कंजम्पशन, सो बी में कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, आई का वैल्यू ये है, सो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 आर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए जब इसको ओपन कर दिया जाए तो उस कंडीशन पे, सेकंड केस 2 में इसको ओपन कर दिया जाए, सो यहाँ पे ई, यहाँ पे बल्ब, और यहाँ पे आपने देखा ये बल्ब लगाया हुआ है। सो ये बी है, ये आर है, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे ई है। सो करंट यहाँ पे ड्रॉ करा दीजिए, करंट का वैल्यू जो होगा वो आई प्राइम मान लेते हैं, सो ई डिवाइडेड बाई 2 आर, वही सेम करंट यहाँ पे फ्लो करने वाला है, बिल्कुल सही बात है। सो पावर कंजम्पशन बाय बी इज इक्वल टू आई प्राइम का स्क्वायर इंटू आर। सो आई प्राइम का वैल्यू ये है, सो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r को 9p बोला जा सकता है। सो 9p डिवाइडेड बाई 4 इज योर आंसर। तो आप यहां पे समझ सकते हैं, जब इसको क्लोज कर देंगे तो उस कंडीशन, ओपन कर देंगे तो उस कंडीशन पे इसका क्या होगा, इसका पावर कितना कंज्यूम किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। सो ऑप्शन 1 जो है वो आपको करेक्ट नजर आ रहा है। Consider the following arrangement of resistance current in various branches shown. Select correct alternatives. यहाँ पे alternatives है, multiple correct, यहाँ पे है multiple correct question से बेटा। अब जरा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास A पॉइंट है, B पॉइंट है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें समझ में आ रहा है। ऊपर वाला दोनों पैरेलल है, नीचे वाला दोनों क्या हो जाएंगे, इस साइड वाले पैरेलल, इस साइड वाले पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू निकालना है वो कैसे निकालेंगे बेटा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों सेम होगा, ऑब्वियस बात। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 15, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल सही बात, हाँ जी सर। लेकिन यहां पे भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जिसके वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो यहाँ पे करंट फ्लो करने वाला है, सो करंट का वैल्यू क्या होगा, सो I1 जो यहाँ पे गिवन है इन दिस सवाल, सो 21 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इनका इक्विवेलेंट प्लस ये, क्योंकि ये सीरीज में आ जाए, सो इसके साथ प्लस 1 करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 21 कैंसिल हो गया, इसका 3 एम्पियर करेक्ट है। सो पहले वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको I2 भी पूछा हुआ है, देखिए I2 पूछा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। I2 पूछा हुआ है, सो I2 का वैल्यू क्या है, I2 का डायरेक्शन के हिसाब से अपन यहाँ पे देख लेंगे, I2 ये वाला है, इन दोनों के बीच में जो करंट पास कर रहा है ये वायर है। ये आपको ऐसे सवाल 5 में पूछा गया बेटा, सिर्फ ये वाला पूछा गया है कि नहीं, ये वाला पूछा गया, तो इसका क्या होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसका पूछा जाए तो अब इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से कितना करंट जा रहा है, वो अगर आपको पता चल जाए तो इधर वाला जंक्शन से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं बेटा। तो इस कंडीशन पे अगर मैं बात करूं, सो A2 यहाँ पे मैं ले लेता हूं, इसका वैल्यू जो है C कहीं पे नहीं है ना, C है इधर, D कहीं पे नहीं, यहाँ इसको D मान लेते हैं। सो करंट AD में जो जाएगा वो कितना जाएगा भाई, ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे करंट कम जाएगा, यहाँ पे करंट ज्यादा जाएगा, और करंट का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है, तो यहाँ पे 1:2 रेशियो में जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट 3 है, सो यहाँ पे बोलेंगे 1 एम्पियर जाएगा। सो इधर का करंट 1 एम्पियर हो गया, ठीक है जी भाई। नेक्स्ट इधर से D2C अगर मैं देखूं,
सो डी टू सी में भी देखिए यहां पे 3 एम्पियर करंट बाहर निकलना चाहिए, करेक्ट। सो इस वाले में आपको जाएगा 2 रेशियो में, इसको रेसिप्रोकल कर दे क्योंकि अगेन ये पैरेलल है, इसका उल्टा है ये बोल सकते हैं आप। सो इधर से 2 इधर से 1, तो इधर से 2 इधर से 1 दोनों मिलके कितना होगा 3 एम्पियर। सो आप बोल सकते हैं इधर से 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस, दैट मींस 2 एम्पियर जा रहा है। अब भाई साहब देखिए इसको, ए टू डी जा रहा है ये वाला 1 एम्पियर, फिर डी टू सी जा रहा है 2 एम्पियर। तो I2 का जो वैल्यू है वो नीचे नहीं ऊपर की तरफ जाएगा। सो I2 का जो वैल्यू होगा बेटा वो कितना होना चाहिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2, दैट मींस यहाँ पे बोलेंगे 1। बट ये डायरेक्शन आपका जो सवाल है यहाँ पे देख लीजिए, सवाल पे नीचे की तरफ दिख रहा है, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ये वाला हो गया आपके लिए कहानी। तो ये आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे माइनस लेंगे गड़बड़ आ जाएगा, 1 एम्पियर लिख दीजिए, ठीक है जी। सो यहाँ पे माइनस क्यों आया, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपको फोर्थ ऑप्शन भी पूछा हुआ है, इस दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो इधर से करंट जो भी जाएगा उसके साथ आर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस वाले कंडीशन पे, सो करंट का वैल्यू इधर 2 एम्पियर जाएगा क्योंकि इधर 1 जाएगा तो इधर से 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट मींस 10 वोल्ट। सो ये ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ए सी एंड डी तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये मल्टीपल करेक्ट आंसर्स था बेटा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, नीचे कमेंट करके बता दो अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा या आप यहाँ पे टाइम बता दीजिएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट आपको सवाल पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर n-sided पॉलीगॉन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी, कितना होगा आपको बताना है। ये 2023 में जेई में आया हुआ है, ठीक है जी सर। आपको बोला एक पॉलीगॉन है, मतलब पहले आपके पास एक वायर है, सो इसका रेजिस्टेंस आर है, इस पॉलीगॉन बनाया गया एन साइड का, सो आप ऐसे बोल सकते हैं पूरे का जो रेजिस्टेंस होगा वो आर डिवाइडेड बाई एन। बिल्कुल उस पॉलीगॉन को ऐसे शेप में बनाया गया, आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये ऐसे टाइप का मैंने बनाया हुआ है ऐसे, और ये वाला सिचुएशन, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है सर। हाँ अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो होगा आर डिवाइडेड बाई एन, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन यहां पे कितना है, अगर टोटल एन होता तो इन पूरा का पूरा एन माइनस 1 होगा और एक का कितना होगा आर डिवाइडेड बाई एन। अब जरा देखिए ये वाला और ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो ये वाला आपको हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई एन और यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई एन। सो ये हो गया आपके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। सो इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। और क्या, इन दोनों को n माइनस 1 आर डिवाइडेड बाई एन प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई एन, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे n माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड, तो टोटल आपको हो जाएगा n इंटू आर डिवाइडेड बाई एन प्लस आर डिवाइडेड बाई एन। बिल्कुल सही बात है। सो यहां से आप समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो यहां से कट जाएगा और यहाँ पे ये आपको बच जाएगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे एन एन कट जाएगा, यहाँ पे आर डिवाइडेड बाई एन है, आर आर कट जाएगा। सो एन माइनस 1 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसको आप एन डिवाइडेड बाई, अरे क्या हो गया, इसको काट दिए, सो आपका बना यहाँ पे आर, ठीक है जी। एन माइनस 1 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का, so आर कैंसिल तो लिखा था दैट थ्योरी, सो n माइनस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर। सो कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है जी भाई। ये आपको ऑप्शन सी करेक्ट नजर आ रहा है भाई। ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, 2023 में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आप बच्चा सोचने में थोड़ा सा दिक्कत कर लेता है कि कैसे इसमें पूछा हुआ है, कैसा पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है ना, ऐसे टाइप का सवाल आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है जी। विद स्पीड जो है वो 2 × 10⁶ दिया हुआ है। इक्विवेलेंट करंट आपको बताना है। सो पहली बात तो ये आप मान लीजिए एक ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सो ऑब्वियसली करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर, अपन करंट क्या जानते हैं, करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टी होता है, बट यहाँ पे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी सर।
टी का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा घूमने वाला टाइम मींस पूरा एक टाइम पीरियड अपन यहाँ पे निकालेंगे। क्या करेंगे, टाइम पीरियड। जब सर्कुलर मोशन करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, इसको हम लोग एटॉमिक मैग्नेटिज्म या फिर एटॉमिक वाले पार्ट में अपन समझ सकते हैं। ये पूरा जब घूमेगा तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे आएगा। ये आपके लिए आई हो गया, बिल्कुल सही बात है। सो टी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, टोटल टाइम पीरियड। सो आप जानते हैं 2πr डिवाइडेड बाई वी, ये हो गया आपके लिए आंसर। सो आई इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ई इंटू वी डिवाइडेड बाई 2π इंटू आर। ठीक है जी। अब यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 2.2 इंटू 10⁻6। बिल्कुल सही बात है। 2π आर का वैल्यू हो गया 5 इंटू 10⁻11। बिल्कुल सही बात है। सो अब यहाँ पे ये इसको काट देंगे तो इसमें हो जाएगा आपके लिए 10⁻8 हो जाएगा। ये दोनों काट देंगे तो इस हिसाब से आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये 10⁻फिर 9 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे 10⁻5। दैट मीन सब कुल मिला के देखा जाए तो ये 10⁻³ बचेगा। अब ये जो वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू 3.14, तो लगभग आपको 3.2, तो इससे 2 काट दीजिए। सो 1.1 इंटू 10⁻³ के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना है। सो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो मिली एम्पियर इतना करेक्ट हो सकता है। मतलब यही करेक्ट हो सकता है, क्या यही करेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट ये सवाल है, टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इक्वल टू दिस कैरिंग ए करंट I इक्वल टू इतना विल बी, कितना होगा। यहाँ पे मोमेंटम है भाई। अच्छा, कहां से ये मोमेंटम आ गया, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहा मोमेंटम था, ये सवाल है, लेकिन अपन सॉल्व भी कर लेंगे। तो इमीडिएटली मोमेंटम बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी होता है। अब किसका मास, जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियसली उसका मास होगा। और यहाँ पे v जो है वो किसका है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए और टोटल मास चाहिए। मास तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं भाई। सो इलेक्ट्रॉन के मास के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये बनेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से आएगा भाई साहब, करंट का वैल्यू हम जानते हैं NEAVD, यहां से अपने VD निकालना है। ठीक है जी। सो VD निकालेंगे, N का वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। सो सिंपल बातें हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं भाई N का जो वैल्यू होगा वो नंबर ऑफ, ये चार्ज डेंसिटी है E मल्टीप्लाइड बाई A इंटू L होता है। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया आपके लिए M। यहां पे आप देख सकते हैं VD का जो वैल्यू है वो I डिवाइडेड बाई NEA। बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी बन जाएगा। सो टोटल मोमेंटम जो है वो हो जाएगा आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल N का वैल्यू NA इंटू L मल्टीप्लाइड बाई INE इंटू A कट जाएगा, NN कट जाएगा, पता नहीं था हमें, ये कट जाएगा। सो यहाँ पे बनेगा IME इंटू L डिवाइडेड बाई E। यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, 70 हो जाएगा। ME का वैल्यू 9.3 लिख सकते हैं, 9.1 भी लिख सकते हैं। सो 9.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1010³। फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बिल्कुल सही बात है। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा ये 30 बन जाएगा, यहाँ पे नहीं ये 30, हाँ ये 30 बन जाएगा। ये आप ऊपर चला जाएगा तो उस कंडीशन पे ये 11 हो जाएगा, और 11 से यहाँ पे जाएगा 10⁻⁻8 बचेगा। ठीक है ना जी। सो 9.3 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 ऐसे लिखा हुआ था कुछ। ठीक है जी भाई, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कहानी बनेगा, और ये जो आंसर आने वाला है ये आई थिंक ये वाला आंसर था। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर हो जाएगा। सारे कहानी मैंने तो यहाँ पे बता दिया है, बाकी सॉल्व सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, इसको कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज इतना, ये आपको N का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतना, L दिया हुआ है। ठीक है जी। ए ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया हुआ है जी। ओके, कनेक्टेड टू ए बैटरी, ये V दिया हुआ है V। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी आपको दिया हुआ है, E दिया, म्यू दिया हुआ है, और फिर आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। आपको पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट बात है करंट। ये करंट आएगा कहां से, ओहो करंट कहां से लाएंगे, I इक्वल टू NEAVD जब बता रहा था तो ये दिमाग में आपको रखना है। ये NEAVD, N का वैल्यू है, E का वैल्यू है, इसका वैल्यू है, VD का वैल्यू कहां से लाएंगे भाई, VD का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको म्यू दिया हुआ है। म्यू क्या होता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इनटू ई। अब ई का वैल्यू कहां से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, यहाँ पे म्यू वी डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस चीज को आप यहां पे पुट करें, सो एन ई ए मल्टीप्लाइड बाय म्यू इनटू वी डिवाइडेड बाय एल, ये हो जाएगा आपके लिए करंट। सो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहां पे आपको करना है। सो ये कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा। सो आई इज इक्वल टू, एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.5, मैं टाइम पास यहाँ पे कर लेता हूं थोड़ा सा, 28 मल्टीप्लाइड बाई ई का वैल्यू तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ फिर आपका यहाँ पे बनेगा ए का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है आपको मिलीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटू 10⁻6 और फिर आपको क्या दिखा हुआ है, म्यू का दिया हुआ है, भाई सब लिखना है 4.5 इंटू 10⁻⁻6। ओहो बचा ही नहीं है कुछ। फिर आपको यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे और एक 3 मल्टीप्लाई करना है बेटा। आहा, करेंगे कैसे सर, करें यार क्या। और यहाँ पे लेंथ का जो वैल्यू है वो 0.2 है। ये सबको ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी करना है आप इसको कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर बनेगा ये वाला। ठीक है जी, तो प्लीज इसको आप सॉल्व कर लीजिए, प्लीज सॉल्व करिए, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट आपको नजर आएगा। ठीक है जी भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाला ज्यादा से ज्यादा सवाल करना है इसीलिए मैंने ये करा। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इज इक्वल टू 150, इसमें दिया हुआ है आपको, इट्स रेजिस्टेंस 500 विल बी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है इतना एट इतना रेजिस्टेंस। ठीक है जी भाई, आप समझ में आना चाहिए। सो आर टी जो आपको 150 दिया हुआ है उसका वैल्यू अपन लिख सकते हैं आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, जो T1 है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू हो जाएगा 150 माइनस 0 दैट इज 150। सो यहां से आप R का वैल्यू निकाल लीजिए, R1 का वैल्यू, R नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए। सो R नॉट का वैल्यू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू टी। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर। अब ये वैल्यू लेके आप क्या करेंगे, फाइनल में चले जाएंगे। सो 500 में चले जाइए। सो 500 में जब चले जाएंगे तो उस कंडीशन पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू T2। बिल्कुल सही बात है। सो R नॉट का वैल्यू क्या होगा, देखिए 133, 1 प्लस 0.0045 मल्टीप्लाइड बाई 150। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी सर। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड करना है ना, इसको R नॉट का वैल्यू निकालना है, 133 से यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपको ये अगर अपन यहाँ पे इसको 0.05 लिखेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 तो 75 हो जाएगा, दैट मीन्स 1.75। ऐसे आप बोल सकते हैं 133 डिवाइडेड बाय 1.75 अप्रोक्सीमेटली बट नॉट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप आंसर बोल सकते हैं लगभग 80 के आसपास इसका जो टेम्परेचर ये इसका वैल्यू जो आने वाला है वो 80 के आसपास आने वाला है। ठीक है जी भाई, ये समझ में आ गया, ये आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिएगा, ये 80 के आसपास आएगा। आर नॉट का वैल्यू जो है वो 80 है, 1 प्लस सेम 0045 मल्टीप्लाइड बाई 500। बिल्कुल सही बात है। सो अब फिर यहाँ पे देखेंगे 0.5 भी पकड़ ले, 0.005 और ये 0.5 हो जाएगा। सो 2.5 हो, सो 80 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2.5 अप्रोक्सीमेट। सो यहाँ पे देखेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। सो 80 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मींस 250 से तो ज्यादा ही होगा, तो 250 सा होगा, ये आंसर है। कहानी खत्म, समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। चले आगे बढ़ते, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। ओके, सो चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय इतना, फाइंड एवरेज करंट आपको थ्रू द कंडक्टर, आपको t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकंड पे एवरेज करंट निकालना है। सो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, सो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। बिल्कुल सही बात है। सो डेल्टा Q मतलब Q2 Q1 निकालना है। सो Q2 का जो वैल्यू होगा वो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, बिल्कुल सही बात है, माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, दैट इज इतना। ठीक है जी भाई, समझ में आ गया, हाँ जी सर। यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 8 है ना, ये 4 स्क्वायर है ना, हाँ जी, ये 4 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 16, ये 80 माइनस 8 दैट मीन 72 माइनस ऑफ यहाँ पे होगा 20 माइनस 4 दैट इज 16। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये ध्यान से देख लीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, यहाँ पे
6 है, सो 556, दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो 28 होगा। सो आंसर इज 28, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे टाइप का भी सवाल आपको देखना है कि वेरिएबल चार्ज आपके पास है, कभी कभी इंस्टेंटेनियस करंट भी पूछ लेता है, ये चीज हो गया। कभी कभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसमें करंट दे देता और बोलता करंट एवरेज वैल्यू निकालो, सो आई खूब चाहिए आपको कैट बॉक्स में मैं डाल देता हूं, सो दैट आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखना ही रखना है किसी भी हालत में, ठीक है जी भाई। इसका जो फॉर्मूला होगा आई आपने निकाला हुआ है आई डी टी, इसमें T1 से T2 डिवाइडेड बाई dt T1 से T2, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। अगर इन कोई भी एक फॉर्मूला वैल्यू दे दिया, मान लीजिए करंट का वैल्यू दे दिया, तो उस कंडीशन पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, ठीक है जी भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहां पे देखिए सिलिंड्रिकल वायर स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। भाई साहब रेजिस्टेंस का आपको लेंथ यहां पे दिया हुआ है, सो हमने पढ़ा था लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर, ठीक है जी भाई, ये समझ में आ गया। लेकिन यहां पे बहुत बच्चे ऐसे गड़बड़ करेंगे इस मेथड में, ये वाला क्वेश्चन पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल अपन एल, ये कब होता है, जब ये एरर जो है या चेंज जो है वो लेस देन 5% माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 10% है, सो ये वाला यहाँ पे अपन यूज नहीं करेंगे। नॉट, यहाँ पे नॉट यूज नहीं लिखते, इसको अपने से रख देते हैं। इस मेथड में अगर देखा जाए तो रॉन्ग हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले R1 का वैल्यू है जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर, ऑब्वियसली लेंथ जितना है उतना ही है, 10% उसने इंक्रीज कर दिया, सो 10% इंक्रीज, तो R2 L2 का जो वैल्यू है 1.1 इंटू L हो जाएगा। कैसे, 10% इंक्रीज होगा तो 10% कितना होगा 0.1, ये ऐड कर लिए। तो इस कंडीशन पे हम देखेंगे R2 का जो वैल्यू होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.1 का स्क्वायर इंटू L का स्क्वायर, सो ये देखिए 1.21 L का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय R1, सो अपन चेंज इन R लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100% करेंगे, तो इसका वैल्यू 1.21 माइनस 1, सो 0.21 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 21%, से खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज आपके दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है जी। बढ़ो आगे, हाँ जी सर, चलो। रेजिस्टेंस R, R+1, R+2, R+3 एंड सो ऑन ऐसे करते गया आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। मींस आपके पास बहुत सारे R है, तो इन सब का R इक्विवेलेंट आपको निकालना है बेटा। सो निकालते एक एक करके, है ना। चलो देखो, इसमें ऐसा करते, थोड़ा सा ऐसे टाइप कर लेते हैं, हाँ जी। चलिए देखिए, सो आपके पास सबसे पहले R, सो R प्लस R+1 प्लस R+2 एंड सो ऑन, कहां तक गया, प्लस R+n तक। मींस यहां से 1 2 3 4 करके n तक, ये यहां से हो गया आपका n रजिस्टर्स, कितना n रजिस्टर्स हो गया, ये एक्स्ट्रा है, सो n+1 टोटल है। बात समझ में आ रहा है। सो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं सबसे पहले n+1 इंटू R, सब R को एक साथ कर लीजिए, n+1 इंटू R प्लस 1 + 2 + 3 ऐसा करके जाएगा, 1 + 2 + 3 ऐसा कर करके n तक जाना है। सो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। सो इसको इधर लगा दीजिए, बस हो गया। सो n+1 कॉमन ले लेना है, यहाँ पे हो गया R और यहाँ पे हो गया n डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बात समझ में आ रहा है, ऐसे समझना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पे n पकड़ के आगे बढ़ जाएगा, सो n पकड़ के करेंगे तो फिर गड़बड़ा सकते हैं आप, ठीक है जी। आगे बढ़ो, ओके सर। यहाँ पे पावर डिलीवर्ड अक्रॉस अ वेरिएबल लोड वेरीज विथ लोड रेजिस्टर एज शोन, फाइंड आउट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है। सो ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है। सो यहाँ पे आपको करंट का जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो ये दिया हुआ है, और यहाँ पे आप सकते हैं इसका पावर है। सो इस ग्राफ के हिसाब से देखिए, थोड़ा सा अलग सवाल है, बढ़िया तरीके से आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट यहाँ पे फोकस कर सकता है 2026 ऐसे ग्राफिकल सवाल, क्योंकि 2026 में जो है वो सवाल आया नहीं था, तो रीनीट में ग्राफ के सवाल आपको आ सकता है। तो बढ़िया तरीके से ग्राफ के सवाल, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट सवाल, मैचिंग प्रॉब्लम, सारे चीज आपको करके जाना है कि नहीं, सारे टाइप का सवाल आपको आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जाएगा ही जाएगा, ये इतिहास गवाह है, ठीक है जी। जितना जितना रीनीट हुआ उतना उतना पेपर टफ होते गया, ठीक है जी। आइए बात करते हैं। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कब होता है, जब मैक्सिमम होता है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर। पावर का वैल्यू इतना है, सो पावर का वैल्यू इतना है, तो ये आपको ईएमएफ निकालना है। सो कैसे करेंगे, सो आप देखिए यहाँ पे ईएमएफ ये हो गया आपको
लोड। ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए E, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपके लिए 10, तभी तो जाएगा मैक्सिमम पावर पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अब होगा क्या, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 20। बिल्कुल, पावर का जो वैल्यू होगा इसमें, पावर का वैल्यू, सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। सो आप लगाएंगे ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे बनेगा 20 मीन्स इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू यहाँ पे ये, और ये हो गया आपके लिए 40। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट होगा इसका स्क्वायर कितना होता है 400, यहाँ पे एक शून्य चला जाएगा, सो 40, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 और यहाँ पे हो जाएगा ई का स्क्वायर। दैट मींस ई का जो वैल्यू होगा बेटा वो 40 होने वाला है। सो 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा ऐसे सवाल में हमने क्या देखा, ये ग्राफ का सवाल है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको पूछा कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस ग्राफ में आप देखिए ये मैक्सिमम पावर वाला पॉइंट है। सो इस मैक्सिमम पावर कब आ रहा है, आर का वैल्यू जब 10 हो रहा है। सो वेरिएबल रेजिस्टर है यहाँ पे, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर का वैल्यू जब 10 होता है उस टाइम मैक्सिमम आ रहा है। दैट मींस मैक्सिमम पावर तभी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पावर गिवन है, सो मैक्सिमम पावर इतना दिया हुआ है। सो आप इन्हें समझ सकते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ है, यहाँ पे दोनों रेजिस्टर है। सो अब यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालेंगे, करंट का वैल्यू निकाल के P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ से वैल्यू आपको आ जाएगा, ये 20 का स्क्वायर होगा 400, यहाँ पे एक शून्य चला जाएगा तो 40 40 इधर आएगा, ई का वैल्यू 40 है। दैट मींस ऑप्शन 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 ये वाला करेक्ट है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, two wires of resistors R1 and R2 have temperature coefficient of resistance, ये दिया हुआ है आपको, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रेस्पेक्टिवली। दिस आर जॉइंट इन सीरीज, इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताना है। मींस आपने क्या करा, आपके पास दो रेजिस्टर हैं, दोनों का अलग अलग इफेक्ट, ये आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको बोला इन पूरा जो कंप्लीट है उसका आर अल्फा इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। सो दैट मींस आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये आपके पास दो है, ये R1 हो गया, यहाँ पे अपने R2 हो गया। सो इसका इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी सर। अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर के हिसाब से आपको देखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर नॉट, दैट मीन्स ये वाला दोनों का समेशन होगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी, टेम्परेचर वही होगा, डेल्टा टी का वैल्यू यही होगा, है ना। सो आर नॉट 1 प्लस प्लस क्या, 1 प्लस, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस अल्फा 1 इंटू टी, फिर आप लिखेंगे आर नॉट 2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें जो वैल्यू होगा ये जो है वो R1 है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें लिखेंगे, सो वो भी R1 प्लस R2 ही है। बेटा समझ में आ रहा है? सो ये R1 जो है वो इस R1 को काट देगा, गया, ये R2 जो है वो इस R2 को काट देगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो बचा है। सो इसके साथ मैंने ऐसे यहाँ पे ना काट के ऐसे रख देते हैं ना। सो यहाँ पे R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू टी, इसको कट जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा एक्चुअली। सो R1 इंटू अल्फा 1 टी प्लस R2 इंटू अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, टी 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 कट जाएगा, आपको अल्फा 1 इंटू R1 प्लस अल्फा 2 इंटू R2, और ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, R1 प्लस R2 नजर आएगा। सो इफेक्टिव जो आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपको इतना दिख रहा है, दैट मींस ये वाला ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी भाई, आगे बढ़े। टू आइडेंटिकल हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पे आपको इक्वल लेंथ दिया हुआ है। सो आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस का वैल्यू जो है वो क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ऑब्वियस बात है। सो ये चीज आपको हीट का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकालना है। ये देखिए जो पावर सप्लाई है वो तो भाई साहब बराबर होता है, दोनों को हमने पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया, दोनों को फिर हमने किस में लगाया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। दैट मींस हीट का जो वैल्यू है वो अब पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा, सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। सो H1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे दोनों को सीरीज लगाया हुआ, सो 2R हो जाएगा, डिवाइडेड बाई H2 जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों को पैरेलल लगा देंगे, सो पैरेलल लगाएंगे, सो R डिवाइडेड बाई 2 होने वाला है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? सो R डिवाइडेड बाई 2 अगर होगा तो इसको 1 डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई 2 होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, 1 डिवाइड बाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस हिसाब से ये देखा जाए। सो ये R कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सो ये यहाँ पे आपको ऊपर चला जाएगा, दैट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली हाफ, ये देखेंगे, सो 2 बनेगा, सो 1/4 जो है वो आपको आंसर नजर आ रहा है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं
कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी भाई, समझ में आया कि नहीं आया? हीटर वाला प्रॉब्लम आपको देखना है, ऐसा टाइप का सवाल आपको पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच रेजिस्टर इज आर विल बी, क्या होगा आपको बताना है। सो ये कंडीशन पे देखिए, यहाँ पे ए आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बी आपको दिया हुआ है। सो इस कंडीशन पे आपको क्या देखना है, ये ऐसा टाइप का सवाल अपन मिरर इमेज लगा देंगे तो बहुत आसानी से फोल्डिंग सिमेट्री से भी आप कर सकते हैं। मिरर इमेज, मिरर सिमेट्री लगा देंगे तो भी कहानी बन जाएगा। मिरर सिमेट्री मींस ऐसे मिरर अपन फिट कर देंगे। ये देखिए जेईई मेंस 24 में आया हुआ है। सो जब ये करेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। दैट मींस आपको ये इक्विवेलेंट ऐसे बनने वाला है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। बीच का जो था वो तो कट गया, खत्म। सो यहाँ पे आर आर मिलके हो रहा है 2r, ये भी हो गया आपके लिए 2r, ये भी हो गया आपके लिए 2r। तो इन तीनों का जो होगा वो 2r डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे r है सो प्लस r, और वहां पे r में 2r हो जाएगा। सो इसको आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। सो वैल्यू क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट का जो वैल्यू हो गया वो 6 + 2 इज 8r डिवाइडेड बाई 3। दैट्स ऑल। कहां गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है। तो ये जो है जेईई मेन का एक बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन सवाल है। सिमेट्री वगैरह आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, बढ़िया तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है R1 का वैल्यू 10, R2 का वैल्यू 8, R3 का वैल्यू 4, R4 का वैल्यू 8। ठीक है जी। बैटरी इज आइडियल विथ ईएमएफ में से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं है, तो इक्विवेलेंट सर्किट आपको बताना है, रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट आपको बताना है रेस्पेक्टिवली। सो देखिए ये दोनों जो है, ये R4 का वैल्यू यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे R3 का जो वैल्यू है वो पे आपको 4 हो गया, और ये जो R2 है उसका वैल्यू आपको इधर से 8 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और R1 का जो वैल्यू है वो 10 है। अब जरा देखिए तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पहले अपन देखते हैं 8 8 पैरेलल है। अगर सेम दोनों पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे 8/2 दैट इज 4 हो जाएगा। दैट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों का 8 मिलके 4 हो रहा है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 4 है, और फिर यहाँ पे आपको आ रहा है 10, और यहाँ पे आपको आ रहा है 12। ठीक है जी। सो ये 10 ये दोनों को मिला के हो जाएगा आपको 2, बिल्कुल सही बात है। ये 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, सो 12, और यहाँ पे हो गया 12। सो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो आप बोल सकते हैं 12 ओम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गया तो 2 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली आइडेंटिकल हो गया, फिर आर के साथ ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। करंट का जो वैल्यू होगा 12 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 1 एम्पियर। सो 12 एंड 1 कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े। ये सवाल भी जेईई मेंस में आया हुआ है, बेहतरीन सवाल है ये, गैल्वेनोमीटर वाला सवाल है। इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या बोला है, गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम शोज फुल डिफ्लेक्शन स्केल ऑफ करंट इतना। सो दैट मींस आईजी का जो वैल्यू है वो आपको 3 मिलीएम्पियर दिया हुआ है। ठीक है जी। फॉर मेजर ऑफ ए करंट आपको दिया हुआ है 8 एम्पियर। सो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो 8 एम्पियर दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ शंट एस का वैल्यू आपको निकालना है। सो बेटा हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला पढ़े थे, आपको याद होगा। सो एस इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन का वैल्यू अपन निकालते हैं आई डिवाइडेड बाई आई जी ऑब्वियसली। सो आई का वैल्यू क्या है बेटा? आई का वैल्यू हो रहा है 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज़ पावर 3। बिल्कुल सही बात है। आइए आरजी का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना, 10, बिल्कुल। सो 10 यहाँ पे हो जाएगा 8/3 इंटू 10 रेज़ पावर 3 माइनस 1। तो अप्रोक्सीमेटली ये तो भाई गायब कर दो, मतलब ये 1000, ये कितना है 2000 से ऊपर है, तो इसको रख के क्या करेंगे। सो 10 डिवाइडेड बाई 8/3 इंटू 10 रेज़ पावर दिस, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 रेज़ पावर -3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आइए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू क्या हो गया, फिर 10 रेज़ पावर -2 हो जाएगा, या फिर इसको अपन 30 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाई 4, 15 डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.75। तो ऑब्वियसली ये वाला करेक्ट है। समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे √7 है बेटा, यहाँ पे √7 है ना। सो √7 तक ही है। सो द लेंथ ऑफ वायर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दिया हुआ है इतना, connected across a right gap of meter reach when resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using resistance box. Okay, balance length is found to be 60 centimeter from the left hand. The resistivity वायर आपको इतना है, सो आर का वैल्यू कितना है। सो ये 24 में आया हुआ सवाल है। पहली बात तो मीटर बीच का सवाल आपको देखना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट जो भी एक्सपेरिमेंट होगा पूरा फिजिक्स में देखिए, सारे एक्सपेरिमेंट से आपको सवाल आने का पॉसिबिलिटी होता है। सारे चीजें आप इसको देख के जाइएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, स्किल से आपको पूछेगा। सो यहाँ पे मीटर बीच, यहाँ पे आपने देखा है, ये वाला मैंने बताया था, सॉल्व करा था जब। यहां से यहाँ आपको वायर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बोला कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स के हिसाब से लिया हुआ है, 4.5 लगाया हुआ है।
आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा है वो आपको नहीं पता है, सो दिस इज अननोन टोटली एक्स। बैलेंस जो आया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर यहां से आया हुआ है, दैट मींस यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आने वाला है। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। ऑब्वियस बात, यहां से ये कट जाता है, यहां से ये 2, यहां पे बनेगा आपको 3। सो यहां पे हम बोल सकते हैं ये जो कटेगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहां पे हम बोल सकते हैं या फिर ये सिंपल 9 हो जाएगा। सो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 3। सो x इज 3, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 आ रहा है, सो x इज इक्वल टू रो l डिवाइडेड बाई a। सो वी नीड दिस रेजिस्टिविटी। सो रो का वैल्यू जो होगा वो x मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई l। x का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सो आपको ने क्या करना है, पाई मल्टीप्लाइड बाई इसका स्क्वायर आपको दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई एल का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, दैट मींस 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई दिस। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसको ना 7 दिया हुआ है, सो आप 22/7 कर दीजिएगा। यहां पे आपको बनेगा कितना, 10-1 होगा, यहां पे घटेगा तो 10-7 हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अपन लिखेंगे 3 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻7। 7 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 66 होगा। सो अपन बोल सकते हैं 66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7। तो आपको यहाँ पे वैल्यू जो है आर का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि 10⁻⁻7 तो ऑलरेडी आपके आंसर में है, सवाल में दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना होगा, तो अपन सीधा निकाल लिए, कितना 66। तो देखिए 24 का सवाल भी हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, चलो। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आपको इतना दिया हुआ है, इज इतना, x डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है। सो ये जो 3 ओम है, इस 3 ओम में करंट का वैल्यू आपको कितना है वो बताना है। ठीक है जी, समझ लेते हैं। ठीक है सर, अगर समझना है तो क्या होगा, ये सर्किट डायग्राम को देखेंगे। सर्किट डायग्राम में देखिए 4 आपको ऐसे है, सॉरी 4 ऐसे नहीं है, 4 ऐसे है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर 8, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, यहाँ पे आपने देखा 3, यहाँ पे आपने देखा 6। बढ़िया तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कहानी क्या बोला है, बहुत ही रफ्तार में अपन करने वाले हैं, बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 8, सो इक्विवेलेंट जो आपको यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा 4, और इस डायरेक्शन पे होगा। सो सिंपल ये हो गया आपके लिए 4, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपको 0.5, यहाँ पे हो गया 1, दैट मींस ये 0.5 और यहाँ पे 1, 1.5 और यहाँ पे 4.5, ये सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा 6। इधर से 3 है, इधर से 6 है, दोनों का हो जाएगा आपको 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 6 + 2 इज 8। सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा वो 8 है, दैट मींस करंट इस डायरेक्शन पे आने वाला है। सो करंट का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है जी सर, ये तो समझ में आ गया। अगर ऐसे देख लिया तो यहां से करंट आया और यहां पे गया, करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। सो अगर अपन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे तो इधर वाला, जिधर करंट कम होगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज्यादा है, तो इसका रेशियो जो होगा 2:1 के हिसाब से चलेगा। सो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं I3 जो है हमें निकालना है, सो 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट मींस 1/3 इज योर आंसर। ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन तो है ही नहीं, ये न्यूमेरिकल सवाल है, जेई का ही सवाल है ये। सो यहाँ पे x डिवाइड बाई 3 है, दैट मींस x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 है। सो x का वैल्यू इज 1, सो x यहाँ पे कितना होगा, 1 है, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी भाई, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था, इंटीजर सवाल। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बड़ा खतरनाक डायग्राम आपको दिया हुआ है। सो इस डायग्राम देखने में खतरनाक है, आपको छोड़ के नहीं आने का है कि नहीं। सो इस चीज को अगर हम देखें तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इस सर्किट को देखेंगे। इस सर्किट को अगर मैं देखूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है कि नहीं, तो ये दोनों आप पैरेलल बोल सकते हैं, ये दोनों भी पैरेलल बोल सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है, फिर ये दोनों के पैरेलल है, ये दोनों सीरीज में है, फिर ये पैरेलल है, फिर आप इसको करना है। सो अपन सबसे ऊपर वाले का देखते हैं। सो ऊपर वाले क्या होगा, 1.5 इज 2, पहले वाला R1 इक्विवेलेंट का देखेंगे। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 14, बिल्कुल सही बात है। सो 12 डिवाइडेड बाई 7 होगा R1, मतलब ऊपर वाले हिस्से का। इस वाले पार्ट को अपन R2 बोलेंगे। सो मिडिल पार्ट का जो भी होगा, ये देखिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो अपन क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई ऑब्वियसली 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए 1.6, यहाँ पे देखिए 2.4। सो 1.6 प्लस 2.4 मिलके होता है आपका 4, बिल्कुल सही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। R3 नीचे वाला पार्ट होगा,
इन नीचे वाले पार्ट। सो यहाँ पे 2 and 6 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 8, दोनों का समेशन। तो इस हिसाब से अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा 4, और यहाँ पे आपका बन सकता है ये 4 भी लगा सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो लगा दीजिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालने के लिए। सो 7 डिवाइडेड बाई 12 प्लस इसको उल्टा करना है 1/4 प्लस इसको उल्टा करना है 2 डिवाइडेड बाई 3। सो 12 जो है वो अपने कॉमन ले लेना है। सो 7 प्लस यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे आपका 4 था, 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 8, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 12। बेटा ये 18 डिवाइडेड बाई 12 है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 18 डिवाइडेड बाई 12 6 से डिवाइड करें 3/4 2 होने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? यही तो कहानी है। चले आगे बढ़ते हैं। इतना आसान सवाल था कि नहीं था? इतना आसान सवाल था भाई साहब, देखने में मजा आ गया। हमने क्या किया है, देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बट डरने वाली कोई बात है क्या? डरने वाली कोई बात है क्या, मेरे को बताना जरा। बिल्कुल नहीं है बेटा, डरने वाली कोई बात है ही नहीं। सो आगे बढ़ते हैं। यहां पे in the situation reading of ideal emitter A1 and A2 are given, आपको बताना है इसमें क्या होगा। सो सारे के सारे रजिस्टर जो है वो आपको पैरेलल दिख रहे हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 8 जो है वो हो जाएगा आपके लिए, सॉरी 8 कहां से आ गया। सो यहां पे बनेगा आर इक्विवेलेंट, पहले पैरेलल है, सो आर डिवाइडेड बाई 8 हुआ। करंट का जो वैल्यू होगा वो 50 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई आर, बिल्कुल सही बात। हाँ जी सर। अब हर एक में यह ब्रांच सारे इक्वल रजिस्टर है, तो हर एक ब्रांच में जाएगा आपको, हर एक ब्रांच में करंट का जो वैल्यू होगा 50 डिवाइडेड बाई आर ही जाने वाला है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सर। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो आर आर इधर 1 1 1 1 सब में जा रहा है, तो ये मेजर करेगा इन दोनों करंट को। तो हम बोल सकते हैं A1 का जो रीडिंग होने वाला है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई आर, मीन्स ये नहीं लिखेंगे भी काम चलेगा, सो 2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा सकते हैं। फिर ये कैन कितना काउंट करेगा, 2 3 4 5 6, सो अपन बोल सकते हैं A2 का वैल्यू कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई आर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वही तो रेशियो आपको पूछा है। सो ये कट गया, सो 1 डिवाइडेड बाई 3 इज द करेक्ट। सो कहां है? सिंपल। आपको इन्फिनिटी वाला है, सो इनफाइनाइट सर्किट है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। इनफाइनाइट सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, इसे मेथड होता है, इसमें हम लोग इसको अपन थोड़ा सा अलग कर देते हैं, यहाँ पे कैंची से लेके इसको काट देते भाई, कचाक कचाक काट दिया। सो यहाँ पे बनेगा आपको ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी। सो इनफाइनाइट सर्किट को जो सॉल्व करने का यही तरीका है, बढ़िया तरीके से। यहाँ पे 1 1 1 1 ऐसे इनफाइनाइट कैसे करेंगे, कहां से शुरू करें कहां से खत्म करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। सो इनफाइनाइट सर्किट में से अगर एक छोटा सा चीज अब यहाँ से निकाल लेंगे, छोटा सा सर्किट निकाल लेंगे, तो पूरा का पहले वाला जैसा ही हो जाएगा। सो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो अपन x मान सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। इसको काट के रख देंगे, ये मिटा दीजिए, ये पूरा अगेन x हो जाता है। सो आप यहाँ पे इसको x के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सो सर ये तो x हो गया, यहाँ पे हो गया आपके लिए 1, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, और इसका भी इक्विवेलेंट rx ही है। जैसे कि समुंदर है, समुंदर से थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, समुंदर खाली हो जाता है क्या? नहीं ना, उसको भी समुंदर ही कहेंगे आप। तो ऐसा ही सिचुएशन है, तो एक थोड़ा सा पानी, एक बकेट पानी, एक ग्लास वाटर आपने निकाल लिया, और इसके बाद यही समुंदर ही रह गया। तो आपने देखा ये x का जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो गया। सो इन दोनों को अपन पैरेलल लिख सकते हैं। सो 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, फिर ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। इसमें आप क्या लगाएंगे, 1 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे 2 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 प्लस 3x, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से x कट जाएगा। सो इस वाले सिचुएशन को देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस इधर आएगा ना, माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू निकालने का क्या होगा, -2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 4ac मीन्स यहाँ पे माइनस होगा। सो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपको 12, दैट मीन्स 2 रूट 3, यहाँ पे 2, सब 2 कर लीजिए, तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होने वाला है, 1 प्लस रूट 3 होगा। यही आंसर आपको करेक्ट होगा, इसके लिए क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। सो अपन यहाँ पे समझ लेंगे ये नेगेटिव नहीं हो रहा है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1 प्लस दिस, समझ गया ना भाई? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सवाल देखिए, ये सवाल के काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ में आना है। द फॉलोइंग डायग्राम, द लेंथ ऑफ वायर ए बी एंड बी सी आर इक्वल, लेंथ दोनों का इक्वल दिया हुआ है, इन दोनों का लेंथ इक्वल है। रेडियस ऑफ वायर आपको डबल दिया हुआ है, सो इसका रेडियस अगर ए है तो इसका आर बी हो रहा है, सो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 इंटू आर बी हो रहा है, बिल्कुल सही बात। आपको ये दे दिया। रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बताना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन वायर ए बी
और BC विल बी सेम मटेरियल से बनाया हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा V डिवाइडेड बाई L। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों का L तो बराबर है, सो आपको डेल्टा V निकालना होगा, है कि नहीं? अच्छा जी, अब डेल्टा V निकालने के लिए यहाँ पे E देखिए, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, इसको अपन R1 मान लेते हैं, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। अगर आपको ये R1 R2 पता चल जाता है तो ना बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे होगा? R1 का जो वैल्यू होगा वो रो, L का वैल्यू सेम है, यहाँ पे A आ रहा है, A का वैल्यू क्या होता है? पाई RA का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही बात है, जिसका जैसे रेडियस होगा उसका होगा। और यहां से अपन देखेंगे V जो है, यहाँ पे जो V पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, सो ये V सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस आप ऐसे बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 है। V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 है, क्यों V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1? इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इधर का V और इधर का V I इंटू R होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये V R1 के बराबर होगा, V2 जो है वो R2 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, आपको रेशियो निकालना है, L तो वही कांस्टेंट आ जाएगा, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ही बोल लीजिए। सो V1 डिवाइड बाई V2 कर दीजिए। सो ये हो गया पहले वाले का पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वाला दूसरे वाले का पोटेंशियल ग्रेडियंट। R का वैल्यू हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो ऊपर में चला जाएगा RB का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा RA का स्क्वायर। ये डबल होता है, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर। सो 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 खत्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर, कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट ये सवाल देखिए, यहाँ पे जेईई मेंस में आया हुआ है, जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है। इन अ गिवन सर्किट डायग्राम वायर इज जॉइनिंग पॉइंट, यहाँ पे डी दिया हुआ है, द करंट इन दिस वायर आपको बताना है। सो ऐसे ही सवाल 2025 में आया हुआ सवाल एक है सर, 1 है इधर, 3 है इधर, 2 है इधर, 4 है। ठीक है जी भाई, ये समझ में आ रहा है? यही सवाल आ गया था क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है हाँ 2025 में। अच्छा एक सेकंड, ये हो गया आपके लिए करंट इन दिस वायर, ये ठीक है। अब जरा देखिए, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, बिल्कुल। इसमें आकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के टोटल करंट आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो इन दोनों का क्या होगा? R1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5, R2 का जो वैल्यू होगा वो आप मिल सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सो यही R इक्विवेलेंट बनेगा भाई, करंट तो इसी से बनेगा। सो यहाँ पे आप चला जाएगा 4/5 प्लस 6/5, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं करंट का वैल्यू 2 है। बिल्कुल सही बात है, करंट का वैल्यू 2 हो गया। अभी हमारे पास ये है कहानी, देख लीजिए, यहाँ पे समझा देता हूं मैं। ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये 1, ये 4, ये 3, ये 2, ये 3 है। आपको बी डी के रेस्पेक्ट में निकालना है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए करंट का जो वैल्यू है 2 है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 4:1 रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इधर का करंट निकाल लो, इधर का करंट निकाल लो, इधर का करंट अपने आप आ जाएगा। सो इधर का जो करंट होगा वो 4 रेशियो, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उसमें रेशियो ज्यादा होगा। सो 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये I1 है, इसका I1 बोल लेते हैं। इधर का अपन I2 लिख लेते हैं। सो इसमें क्या हो, वही रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3:2 के हिसाब से चलेगा। सो I2 का जो वैल्यू होगा वो 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रेशियो जो होगा वो 5 होगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाई 2 A होगा एम्पियर टोटल, इसमें 2 एम्पियर। अब कौन सा बड़ा है, 8 डिवाइडेड बाई 5 बड़ा है या फिर 6 डिवाइडेड बाई 5 बड़ा है? तो ऑब्वियस बात है 8 डिवाइड बाई 5 बड़ा है। सो इससे ये माइनस कर दीजिए, क्योंकि जंक्शन लॉ यही कहता है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I, दैट मीन्स I का क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। सो 2 डिवाइड बाई 5 जो है वो आपको इतना आने वाला है। समझ गए? ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसको लंबा करके भी कर सकते हैं, छोटा करके भी कर सकते हैं। आपको बहुत कम समय पे 30 to 40 सेकंड के अंदर में यहाँ पे आपको बता दूंगा, इतना कोई कष्ट वाली बात ही नहीं है। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला, द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकंड थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो। ये जेईई मेंस में आया हुआ है, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि यहाँ से करंट जाएगा। सो अपन पावर जो है या हीट डिसिपेटेड जो है वो I² इंटू R ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। सो ये तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। दूसरा आपके पास होता है V² डिवाइडेड बाई R, ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पे इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, दैट मींस यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो क्या होगा, सेम होने वाला है। दैट मींस ये हीट डिसिपेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। सो अगर मैं बात करूं हीट का वैल्यू, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं चाहिए। सो E1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, R2 डिवाइडेड बाई R1। सो R2 डिवाइडेड बाई R1, दैट मींस यहाँ पे बोल सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 5, दैट मींस 2:1। कितना समय में हो गया? तो आपका इतना हो गया था, इतना कम समय में। बताओ भाई इसका हो गया क्या? आंसर का है आपको, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेसिप्रोकल है भाई साहब, ऐसे चला जाएगा। कहानी समझ गए? ठीक है जी, आइए
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आपको ये दिया हुआ है, आपको देखिए क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप जाके ज्वाइन कीजिए, इसको स्कैन कीजिए, नहीं तो यहाँ पे जाके जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, उसको क्लिक करके सीधा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस क्लास नोट्स, डीपीपीज वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलने वाला है, सारे अपडेट्स भी आपको मिलने वाला है। और भी कुछ डाउट वगैरह होता है तो मैं यहाँ पे पोल वगैरह करता हूँ, तो आप वहां पे भी जाके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको रीनीट के लिए मैं पूरा तैयार कर रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, नेक्स्ट हमारे लिए मैग्नेटिज्म चैप्टर आने वाला है, सो मैग्नेटिज्म चैप्टर के लिए आप एक्साइटेड हो गए नहीं, नीचे कमेंट जरूर कर लीजिए। और करंट का पूरा एक शॉट में आपने देखा कि नहीं देखा, वो भी नीचे कमेंट कर लीजिए। क्लासेस कैसे लगा आपको ये भी जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपका फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। आपके फीडबैक के हिसाब से मैं थोड़ा सा अगर चेंज करने का जरूरत है तो आप जरूर फीडबैक इसमें दीजिएगा, सो दैट मैं अपना इंप्रूवमेंट आपके लिए और कुछ ज्यादा कर सकूं। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, उसमें भी बात होता है बेटा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।